हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी पीजीटी टीजीटी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस केवीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आज हम बायोलॉजी विषय के बारे में बात करेंगे। और हमारे टॉपिक का जो नाम है वह बॉटनी वाले पार्ट से है, वनस्पति विज्ञान वाले पार्ट से है, जिसका नाम है प्लांट मार्फोलॉजी पादप आकार की। प्लांट मार्फोलॉजी पादप आकार की, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जो अध्ययन सामग्री है आपको जरूर प्राप्त होगी। चलिए हम बात करते हैं पादप आकारिकी का मतलब क्या होता है। देखिए, पौधे के बाहरी लक्षणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? प्लांट मार्फोलॉजी कहलाता है, पादप आकारिकी कहलाता है। और पौधे की आंतरिक संरचना के आधार पर लक्षणों का अध्ययन करना कहलाता है प्लांट एनाटॉमी। तो हमें ये डिफरेंस नॉर्मली बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को पता रहता है कि प्लांट मार्फोलॉजी क्या होती है और प्लांट एनाटॉमी क्या होती है, बस मैंने आपको एक ध्यान रखने के लिए बताया है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं। प्लांट मार्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। देखिए, रूट, स्टेम और लीफ पौधे के कायिक भाग होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, जबकि पुष्प और फल पौधे के जननिक भाग होते हैं। पौधे के कैसे होते हैं? जननिक भाग। अगर हम बात करें कि एक प्लांट का एक नॉर्मल आइडियल है कि प्लांट का जो जमीन से ऊपर वाला जो हिस्सा है वह क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र, जिसे हम सूट सिस्टम कहते हैं। और जमीन से नीचे वाला जो हिस्सा है वह कहलाता है जड़ तंत्र, जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जड़ तंत्र में क्या आता है। देखिए, जड़ तंत्र में आती हैं जड़, और प्ररोह तंत्र में आती हैं तना, शाखा, पत्ती, कलियां, पुष्प और फल प्ररोह तंत्र का भाग होते हैं। तो जो भी जमीन से ऊपर का जो हिस्सा होता है किसी भी पौधे का, तो वह होता है प्ररोह तंत्र, और जमीन से नीचे का या भूमि से नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं जड़ तंत्र, जिसमें क्या आता है? जड़ आता है। एक नॉर्मल आइडिया है कि किसी भी प्लांट में कौन कौन सी संरचना कैसी होगी। चलिए, अब हम बात करते हैं, पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम रूट के बारे में, जड़ के बारे में। देखिए, जड़ क्या होती है, जड़ के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो जड़, देखिए, जड़ भूमि से नीचे की ओर सीधी गति करती है, इसी दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो जड़ को हम कहेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। और प्रकाश के विपरीत दिशा में ये गति करती हैं, इसीलिए जड़ का नाम होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की ओर गति करने के कारण धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, और प्रकाश से विपरीत गति करने के कारण इसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। जड़ मूलांकुर से विकसित संरचना होती है। देखिए, ऐसी कोई संरचना जिसे हम मूलांकुर से विकसित मानेंगे तो वह संरचना तो होगी जड़। और यदि मूलांकुर के अलावा को पौधे के किसी अन्य भाग से होती है तो उस जड़ को वास्तविक जड़ न मानकर अपस्थानिक जड़ माना जाता है। तो ये कंसेप्चुअल बात है जो सभी स्टूडेंटों को आनी चाहिए। जड़ों में सामान्यतः क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, पर्णहरित नहीं पाया जाता, अर्थात जड़ अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, टीनोस्पोरा, ट्रापा, ऑर्किड की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें। कौन कौन सा? टीनोफोरा, ट्रापा और ऑर्किड की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम बात करें, जड़ों पर जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करने वाली एक संरचना होती है। ध्यान देना, देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट जानते हैं कि जड़ें जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, पर वास्तव में जड़ों पर पाए जाने वाले जो मूल रोम होते हैं, मूल रोम, वही जल जल एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। यहाँ से परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट है कि जड़ों के मूल रोम कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, जबकि तने के जो रोम होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ पर एक अंतर भी हमें याद रहना चाहिए। क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि जड़ों का जो मूल रोम है वह कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, जबकि तनों का जो मूल रोम होता है वह बहुकोशिकीय होता है। तो यहाँ पर हमें पता रहना चाहिए। और जड़ों के मूल रोम से ही अ, मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अगर हम जड़ की संरचना के बारे में बात करें तो जड़ की संरचना में आप नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो मुख्य रूप से चार संरचनाएं हैं। पहली संरचना है रूट कैप, उसके पीछे जो
सघन जीव द्रव्य वाली संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं विभज्योतक क्षेत्र, और तीसरी होती है दीर्घीकरण क्षेत्र, और चौथी होती है परिपक्वन क्षेत्र। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मूल रोम कौन से भाग में मिलते हैं, तो मूल रोम मिलते हैं परिपक्वन क्षेत्र में। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मूल रोम कौन से भाग में मिलते हैं, तो मूल रोम पाए जाते हैं परिपक्वन क्षेत्र में, मूल रोम पाए जाते हैं। और इम्पोर्टेंट, रूट कैप, मूल गोप जिसे कहते हैं। मूल गोप क्या होता है कि जब जड़ जमीन में अंदर की ओर क्या करती है, गति करती है, तो जमीन के कणों से घर्षण होता है। तो जड़ को घर्षण से बचाने के लिए मूल गोप पाई जाती है, रूट कैप जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि रूट कैप का कार्य होता है मृदा के घर्षण से बचाना। दूसरा, जड़ की नई कोशिका का निर्माण करने के लिए सघन जीव द्रव्य की वाली कोशिकाओं की एक संरचना पाई जाती है जो लगातार विभाजित होती रहती है। उस क्षेत्र को कहा जाता है विभज्योतक क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक रीजन इसको हम कहते हैं। उसके पीछे जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो वह अपने आकार में बड़ी होती हैं जिससे कि जड़ भी बड़ी होती है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। और परिपक्वन क्षेत्र में कोशिकाएं लगभग अविभाजित रहती हैं, परिपक्व हो जाती हैं और एक स्थायी संरचना प्रदान करती हैं जिसे मैचुरेशन रीजन कहते हैं। और इसी मैचुरेशन रीजन में क्या पाए जाते हैं, रूट हेयर पाए जाते हैं जो जल एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए आइकोर्निया और पिस्चिया में रूट कैप की जगह रूट पॉकेट पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि रूट पॉकेट कौन कौन से प्लांट में मिलती है, तो रूट पॉकेट मिलती है आइकोर्निया और पिस्चिया में, रूट पॉकेट पाई जाती है। अब हम बात करें कि जड़ कितने प्रकार की होती है, तो देखिए जड़ मूलांकुर से विकसित संरचना है और मूलांकुर से विकसित संरचना को हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। तो जड़ सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला मूल जड़ और दूसरी होती है जकड़ा मूल तंत्र जिसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहेंगे, और मूसला मूल तंत्र को टेप रूट सिस्टम कहेंगे। देखिए मूसला मूल तंत्र में क्या होता है कि मूलांकुर से एक मूल संरचना निकलती है जिसे हम प्राथमिक जड़ बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलते हैं। और प्राइमरी रूट से एक जो भी जड़ें निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, उन्हें हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, सेकेंडरी रूट। और इन सेकेंडरी रूट से जो भी जड़ या शाखाएं मिलती हैं उनको हम बोलते हैं टर्सरी रूट, तृतीयक जड़ें हम इनको कहते हैं। तो ऐसी संरचना जिसमें द्वितीयक वृद्धि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें पाई जाती हैं और जड़ का बहुत मजबूत सिस्टम कार्य करता है, मजबूत जड़ों का निर्माण होता है, तो ऐसी जड़ों को हम मूसला मूल कहते हैं। और ऐसा पाया जाता है सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में, जिसका एक उदाहरण है सरसों। सरसों के अलावा भी और प्लांट है लेकिन बुक्स में इंपॉर्टेंट रूप से आपको दिया है सरसों, तो इसको आप याद रखें क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। तो कौन से एग्जाम्पलों को हमें याद रखना है और कौन से एग्जाम्पलों को छोड़ना है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें कि जब मूलांकुर से पतले पतले रेशे जैसी संरचना में जड़ें बाहर निकलती हैं तो उस जड़ तंत्र को कहा जाता है जकड़ा मूल तंत्र। सामान्यतः इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है और सभी जो संरचनाएं होती है वो प्राथमिक जड़ होती हैं और यह मजबूत जड़ सिस्टम का निर्माण नहीं होता। जमीन से थोड़ी से अंदर ही यह रहती हैं जिससे पौधा क्या है वहाँ केवल स्थायित्व रूप से अपना जम सके। और ऐसा होता है एक बीजपत्री पौधों में जिसका उदाहरण क्या है, गेहूं। देखिए कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जैसे घास और बरगद में मूलांकुर के बजाय पौधे के अन्य भाग से जड़ें निकलती हैं, उन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ें। तो अपस्थानिक जड़ें उन जड़ों को कहा जाता है जो मूलांकुर से विकसित नहीं होती, पौधे के अन्य भाग से निकलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब बात करें हम कि मूसला मूल के रूपांतरण कौन कौन से हैं। देखिए मूसला मूल के रूपांतरण है तर्कुरूपी। तर्कुरूपी ऐसी जड़ जो बीच में से मोटी होती है और ऊपर और नीचे से पतली होती है, तो ऐसी जड़ मिलती है मूली में, फ्यूजिफॉर्म कहते हैं इसे। शंकुरूपी कोनिकल ऊपर से और बीच में से मोटी होती है और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती चली जाती है, तो ऐसी जड़ मिलती है गाजर में। तो गाजर में कौन सी जड़ मिलती है, कोनिकॉल। और फ्यूजीफॉर्म जो जड़ मिलती है वह मिलती है मूली में। अब हम बात करें कुंभी रूपी जड़। कुंभी रूपी जड़ क्या होती है, मतलब ऊपर से और मध्य में और नीचे की ओर क्या होती है, मोटी होती है और नीचे से थोड़ा वह क्रम से बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। नेपीफॉर्म जड़ कहते हैं, कुंभी रूपी जड़ कहते हैं। कुंभी रूपी जड़ पाई जाती है सलजम में। तो आपसे पूछा जाता है कुंभी रूपी जड़ किस में मिलती है, तो ये किस में मिलती है, सलजम में पाई जाती है। अगर हम मूसला मूल के और रूपांतरण देखें तो श्वसन मूल,
श्वसन मूल, चौथा रूपांतरण है श्वसन मूल रेस्पिरेटरी, यानी कि मूसला जड़ों में कुछ ऐसी भी जड़ होती हैं जो दलदलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं और वह जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए दलदल से क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। और ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली संरचनाओं को कहा जाता है न्यूमेटोफोर। क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर। और ऐसा कौन कौन से पादपों में? राइजोफोरा और सुंदरी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइजोफोरा और सुंदरी। देखिए सुंदरी पौधे की प्रधानता के कारण ही बंगाल में जो सुंदरबन का जो डेल्टा है उसका नाम दिया गया सुंदरबन का डेल्टा। तो इनमें जो श्वसन करने वाली जो संरचना होती है जड़ों में, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। अब इसी तरह से अपस्थानिक जड़ों के भी रूपांतरण होते हैं। अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं? कंदिल जड़, यानी कि भोजन संग्रहण करके जड़ जो है वो मतलब अनियमित रूप से फूल जाती है तो उसे कंदिल जड़ कहते हैं। ट्यूबरस रूट कहते हैं। ये किस में मिलती है? शकरकंद में मिलती है। पुलकित जड़ फैसिक्युलेटेड रूट्स जिसे हम बोलेंगे, ये मिलती है डहेलिया और सतावर में। पुलकित जड़ किस में मिलती है? डहेलिया और सतावर में। ग्रंथिल जड़ें आंबा हल्दी में ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं। आंबा हल्दी में क्या पाई जाती है? ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। ग्रंथिल जड़ें किसमें मिलती है? आंबा हल्दी में। प्रॉप रूट, देखिए प्रॉप रूट कहते हैं, जैसे मान लो आपने बरगद का पौधा देखा होगा तो बरगद के पौधे की जो वायवीय शाखा होती है वहां से कुछ संरचनाएं निकलती हैं और बरगद के वो जमीन में जाके एक स्तंभ की तरह कार्य करती हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अब स्तंभक जड़। और ये मिलती हैं बरगद में और रबर के पादप में। किसमें मिलती है? अ, रबर में और बरगद में प्रॉप रूट मिलती हैं। कौन सी रूट मिलती हैं? प्रॉप रूट, जो पौधे को तने की तरह ही क्या देती हैं? सहायता देती हैं। तो इन्हें हम प्रॉप रूट कहते हैं। अब हम बात करें, देखिए कि मक्का और गन्ना में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है ना, और प्लांट से थोड़ी सी ऊपर से कुछ जड़ें निकलती हैं जो जमीन में पौधे को सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें पाई जाती हैं। इनको बोलते हैं जटामूल। जटामूल या स्टिल्ट रूट कहते हैं। देखो स्टिल्ट रूट आप याद रखें, प्रॉप रूट पाई जाती है बरगद में और स्टिल्ट रूट मिलती है मक्का और गन्ना में, तो यह भी अपस्थानिक जड़ें हैं। आरोही जड़ यानी पान और मनी प्लांट में ऐसी जड़ें पाई जाती हैं जो पौधे को ऊपर चढ़ने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। अधिपादपीय जड़, देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पादप के ऊपर पाए जाते हैं। उन पौधों में वेलामेन ऊतक पाया जाता है। जड़ों में क्या पाया जाता है? वेलामेन ऊतक। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अधिपादपीय जड़ों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? वेलामेन ऊतक पाया जाता है। और वो अधिपादप कौन कौन से हैं? ऑर्किड और वेंडा। ऑर्किड और वेंडा में अधिपादपीय जड़ पाई जाती हैं। स्वांगीकारी जड़, देखिए स्वांगीकारी जड़ का अर्थ ये रहता है ऐसी जड़ें जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और वह अपने भोजन का निर्माण करती हैं। जैसे ट्रापा, नीम गिलोय। तो नीम गिलोय और ट्रापा में, सिंघाड़ा और नीम गिलोय की जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है और अपने भोजन का निर्माण करती हैं। परजीवी जड़, ऐसी जड़ें जो परजीवी के रूप में कार्य करती हैं, अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करती हैं। ऐसा मिलता है अमरवेल और ओरोबेंकी में। किसमें मिलता है? अमरवेल और ओरोबेंकी में परजीवी जड़ पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने जड़ों के रूपांतरण को देखा। अब हम बात करते हैं कि जड़ के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए जड़ के पहला कार्य है जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। वह कौन सी संरचना करती है? मूल रोम। पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखना, यानी तभी तो वो पौधा स्थिर रूप से खड़ा रह पाएगा। खाद्य पदार्थों का संचय करना, भोजन संचय करके ही जड़ें, मतलब अलग अलग, जैसे शकरकंद है तो वह भोजन संचय करके ही तो बना है, तो वह भी क्या एक जड़ है। पादप नियामकों, पादप हार्मोन का संश्लेषण करने का भी कार्य करती हैं जड़ें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, स्टूडेंट इस बात को भूल जाएंगे कि जड़ जो है वो पादप हार्मोनों का भी क्या करती हैं? संश्लेषण करती हैं। तो इसको आप जरूर याद रखें, पादप नियामकों का संश्लेषण करने का कार्य भी कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस है, एनबीएस है, डीएसएसबी है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी की सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रूट वाला चैप्टर समझने के बाद अब हम समझते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का नया चैप्टर जिसका नाम है तना स्टेम। देखिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तने के लक्षण क्या होते हैं। तना भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। अब हम यहाँ पर जड़ और तना का अंतर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जड़ क्या थी? जड़ भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती है और तना भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। और जो मान लीजिए भ्रूण है, भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती है जड़, और तना जो है भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। तो पहले जो भाग विकसित होता है वह होता है, पहले जड़ विकसित होती है
और उसके बाद फिर विकसित होता है। सेकंड जो भाग विकसित होता है वह प्रांकुर वाला भाग विकसित होता है जो प्ररोह तंत्र बनाता है, और सबसे पहले जड़ तंत्र का विकास होता है। तो पहले जड़ तंत्र का विकास होता है और उसके बाद प्ररोह तंत्र का विकास होता है। अब देखिए, जड़ जैसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है तो तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, इसीलिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगा, और प्रकाश की ओर वृद्धि करने के कारण, गति करने के कारण यह धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। जब प्रारंभ में तना तरुण होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, किसी भी पादप का आपने देखा होगा, जो भी छोटा पादप होता है वो प्रारंभ में हरा होता है। तो पहला जो तरुण तना होता है वह हरा होता है और बाद में वह काष्ठी और गहरा क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तने पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तने पर जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं की उत्पत्ति आउटर कॉर्टेक्स से होती है। किससे होती है? आउटर कॉर्टेक्स से होती है। कह सकते हो आप तने पर शाखाओं की उत्पत्ति एक्सोजेनस होती है, बहिर्जात होती है। तने पर शाखाओं की उत्पत्ति कैसी होती है? बहिर्जात होती है। अब देखिए, बात करें कि तने पर कलिकाएं होती हैं, तो तने पर जो उपस्थित कलिका होती है वह अविकसित होती है और संघनित होती है। तो कलिका जो है वो अविकसित संघनित प्ररोह होती है। तने की जो कलिका है, बड जो है उसको बड कहते हैं। तने की कलिका अविकसित संघनित प्ररोह होती है। कलिका में कायिक जनन और रिप्रोडक्टिव, यानी कलिका जो है वो कायिक और जननिक दोनों हो सकती है। जननिक का अर्थ होता है कि नए जीव का निर्माण करने में सक्षम, और कायिक मतलब कि कायिक भाग में पाई जाने वाली कलिका। तो कलिका, तने की जो कलिका है वो कैसी होती है? अविकसित संघनित प्ररोह है, और यह कायिक भाग में भी हो सकती है और जननिक भाग में भी हो सकती है। तो कायिक भी हो सकती है और जननिक भी हो सकती है। अब देखिए, तने में पर्व पाए जाते हैं और पर्व संधियां पाए जाते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है कि ये मान लीजिए तना है और इस तने में दो गांठें हैं, तो दो गांठों को कहा जाता है पर्व संधि, जैसे हम नोड कहेंगे, और इन दोनों के बीच का जो स्थान है उसे हम क्या कहेंगे? पर्व। पर्व को इंटरनोड कहते हैं। तो कई बार जो इंग्लिश टर्म है और हिंदी टर्म है उनमें इंटरचेंज हो जाता है, तो उसको आप याद रखें। पर्व संधि को नोड कहते हैं और पर्व को इंटर नोड कहते हैं, क्योंकि नोड के बीच वाला स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो तने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तने के रूपांतरण क्या क्या होते हैं। तने के रूपांतरण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम तने के रूपांतरण के बारे में बात करेंगे, तने के भूमिगत रूपांतरण के बारे में बात करेंगे। तो तने के भूमिगत रूपांतरण के अंदर चार प्रकार आते हैं: प्रकंद, घनकंद, कंद और शल्ककंद। प्रकंद को राइजोम कहते हैं, घनकंद को कॉर्म, और कंद को ट्यूबर, और शल्ककंद को बल्ब कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको आप जरूर याद रखें। प्रकंद क्या होता है? देखिए, प्रकंद वह भूमिगत तना है जो मोटा, मांसल और भूमि के समांतर वृद्धि करता है, उसे प्रकंद कहते हैं। और इसमें जो उदाहरण है वह है अदरक का और हल्दी का। अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनेल, और हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा। तो वैज्ञानिक नाम भी हम याद रखेंगे, जिससे कि मान लीजिए परीक्षा में यदि प्रश्न आएगा तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो प्रकंद जो है वह मोटा, मांसल, भूमि के समांतर वृद्धि करने वाला जो तना होता है, भूमि के अंदर जो है वह तना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकंद कहते हैं। देखिए, प्रकंद का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि पर्व एवं पर्व संधियां उपस्थित होते हैं। पर्व संधियों पर सल्क पत्र पाए जाते हैं और नीचे से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और यह जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं, इनके सल्क पर्णों के कक्ष से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं, जिनका कार्य होता है कायिक जनन करना। तो कक्षस्थ कलिकाओं से जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं उनसे कायिक जनन होता है तने में, प्रकंद में, अदरक और हल्दी में। दूसरा जो तना है वह है घनकंद। तो घनकंद तना क्या होता है कि इसमें क्या होता है, तने का मुख्य आधारी भाग फूलकर मोटा हो जाता है, मांसल हो जाता है और कठोर हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? घनकंद कहते हैं। यह भूमि की उदग्र दिशा में, यानी वर्टिकल ऊपर की ओर क्या करता है? वृद्धि करता है, और इसमें भी पर्व एवं पर्व संधियां पाए जाते हैं। घनकंद का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? अरबी, केसर, ग्लैडियोलस, जमीकंद। इनको याद रखें आप, एग्जाम्पल ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। घनकंद का एग्जाम्पल क्या है? अरबी, केसर, ग्लैडियोलस और जमीकंद। अगला जो तने का उदाहरण है वह है कंद है। देखिए, कंद क्या होता है? भूमिगत शाखाओं के अंतिम फूले हुए भागों को कंद कहते हैं। भूमिगत शाखाओं के अंतिम फूले हुए भागों को क्या कहते हैं? कंद। इन पर कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं उन्हें आंख कहते हैं। जो कंद की जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आंख कहते हैं, जो कायिक जनन में भाग लेती हैं। तो कक्षस्थ कलिका जो है वह कायिक जनन में क्या लेती है? भाग लेती है। और इसका एग्जाम्पल है आलू। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। और अगला जो भूमिगत तने का जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वह बल्ब, जिसे हम शल्ककंद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है,
और अत्यधिक संघनित हो जाता है और अल्प विकसित डिस्कलेस स्ट्रक्चर पाई जाती है, तसरीनुमा संरचना पाई जाती है और तना जो है वह अत्यधिक क्या हो जाता है, संघनित होकर तने जैसी संरचना बनाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, शल्ककंद बोलते हैं बल्ब। बल्ब का उदाहरण क्या है, प्याज है, लहसुन है। तो शल्ककंद इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। प्याज और लहसुन, लहसुन प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलियम सीपा, और लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेटाइवम। लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है, एलियम सेटाइवम। तो देखिए लहसुन में एक विशेष प्रकार की आपने गंध को अनुभव किया होगा। तो जो लहसुन में विशेष प्रकार की जो गंध है वह सल्फर एलाइल सल्फाइड से पाई उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है, सल्फर एलाइल सल्फाइड से यह उत्पन्न होती है। तो एक बार हम रिवाइज कर दें, प्रकंद के उदाहरण क्या है, अदरक और हल्दी। घनकंद के उदाहरण क्या है, अरबी, केसर, ग्लेडियोलस, जमीकंद। और कंद के उदाहरण क्या है, आलू। और शलकंद का उदाहरण क्या है, प्याज और लहसुन। आगे हम बात करें तने के अर्धवायवीय रूपांतरण के बारे में बात करते हैं। तो तने के जो मुख्य अर्धवायवीय रूपांतरण है वह है ऊपर भूस्तारी, भूस्तारी, अंतः भूस्तारी और भूस्तारिका। रनर, स्टोलोन, सकर एंड ऑफसेट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। देखिए ऊपर भूस्तारी वह तना होता है जिसमें मुख्य तना और इससे निकलने वाली जो शाखाएं हैं वह भूमि की सतह के समानांतर वृद्धि करते हैं, उसे उपर भूस्तारी कहते हैं। और इसका उदाहरण है दूब घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी बूटी। तो रनर के उदाहरण क्या है, दूब घास। दूब घास सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसको आप याद रखो। रनर का एग्जाम्पल है दूब घास, खट्टी बूटी और ब्राह्मी बूटी। और भूस्तारी का अर्थ होता है, भूस्तारी का अर्थ होता है कि भूमि की सतह की नीचे स्थित जो शाखाएं होती हैं वो क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ती हैं और कुछ दूरी पर वृद्धि करने के बाद ये शाखाएं ऊपर की ओर क्या हो जाती हैं, निकल के आ जाती हैं। तो इसका उदाहरण है ड्रेसीना, स्ट्रॉबेरी और फ्रेगेरिया। ड्रेसीना, स्ट्रॉबेरी और फ्रेगेरिया इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अंतः भूस्तारी, सकर जिसे हम कहते हैं। इसमें भूमिगत तने के से जो भी पार्श्व शाखाएं निकलते हैं वो तिरछी वृद्धि करते हुए भूमि की सतह के ऊपर निकलकर वायवीय प्ररोह का निर्माण करती हैं और पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं जिससे एक नए पौधे का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। और ऐसा मिलता है पुदीना और गुलदाउदी में। किसमें मिलता है, पुदीना और गुलदाउदी में। और अगला जो अर्धवायवीय रूपांतरण है वह है भूस्तारिका। देखिए भूस्तारिका जो रूपांतरण वो जलीय पौधों में पाया जाता है। इसमें तना छोटा होता है, मोटा होता है और तने पर नॉर्मली जो है वो एक पर्व पाई जाती है। पर्व संधियां ऊपर की ओर पत्तियों का गुच्छ व नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ों का समूह पाया जाता है। और इसका जो उदाहरण है वह है जलकुंभी और पिस्चिया। जलकुंभी को क्या बोलते हैं, आइकोर्निया। और आइकोर्निया क्रेसिपिस जो जलकुंभी है उसको बंगाल का क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है। तो एक बार हम रिवाइज करें, ऊपर भूस्तारी के उदाहरण क्या है, दूब घास, खट्टी बूटी, ब्राह्मी बूटी। और भूस्तारी के उदाहरण क्या है, ड्रेसीना, स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया। और अंतः भूस्तारी के उदाहरण है पुदीना, गुलदाउदी। और भूस्तारिका के उदाहरण है जलकुंभी और पिस्चिया। अब हम वायवीय रूपांतरण के बारे में बात करते हैं कि वायवीय भागों में रूपांतरण किस तरह से होता है और तना कैसा पाया जाता है। तो तने का वायवीय रूपांतरण, तने के वायवीय रूपांतरण में पहला जो टाइप है वह है स्टेम हुक का। देखिए जिन तनों में जो कक्षस्थ कलिका है, शीर्षस्थ कलिका है वो कठोर नुकीली संरचना में, कांटेनुमा संरचना में बदल जाती है तो उसे हम स्टेम हुक या स्टेम थॉर्न कहते हैं। तो देखिए ये जो कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं ये सुरक्षा की दृष्टि से होती हैं और इसका उदाहरण क्या है, गुलाब। और दूसरा है, देखिए यहाँ से फिलोक्लेड, क्लैडोड और बल्बिल्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन तीनों को याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइलोक्लेड और क्लैडोड और बल्बिल्स। फाइलोक्लेड को कहा जाता है पर्णाव स्तंभ। क्या कहा जाता है, पर्णाव स्तंभ। देखिए पर्णाव स्तंभ में क्या होता है कि यदि तना चपटा, मांसल और हरी पत्ती के समान संरचना में बदल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। ऐसा किसमें होता है, नागफनी और रसभरी, रसकस में होता है। किसमें होता है, नागफनी और रसकस में होता है। और क्लैडोड, क्लैडोड पर्णाव पर्व। अब देखिए पर्णा पर्व क्या होता है, यदि पर्व चपटी और पत्ती जैसी संरचना में बदल जाती है तो उसे पर्णा पर्व कहते हैं। और ऐसा किसमें होता है, एस्परेगस में होता है, शतावर में होता है। किसमें होता है, शतावर में। अब हम बात करते हैं बल्बिल्स की। देखिए बल्बिल्स को पत्र प्रकलिका कहा जाता है। और पत्र प्रकलिका क्या होती है कि कुछ पौधों में कायक और पुष्पीय कलिका भोज्य पदार्थों का संग्रह करके मांसल हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं,
पत्र प्रकलिका कहते हैं। और यह मुख्य पादप से अलग होकर नए पौधे का क्या करती है, विकास करती है। और यह प्रकलिका जो है बल्बिल्स है वो किसमें पाई जाती है, एलोवेरा, एगेव और लिलियम में। किसमें पाई जाती है, एलोवेरा, एगेव और लिलियम में। तो स्टेम हुक का एग्जाम्पल क्या है, गुलाब। फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे याद रखें, नागफनी। और क्लैडोड का एग्जाम्पल है पर्णा पर्व का एग्जाम्पल क्या है, पर्णा पर्व का एग्जाम्पल है शतावर एस्पेरेगस। और बल्बिल्स पत्र प्रकलिका का एग्जाम्पल है एलोवेरा, एगेव और लिलियम। इसका एग्जाम्पल क्या है, एलोवेरा, अगेव और लिलियम। अब देखिए तने के हम प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो तने का जो पहला प्रकार है इम्पोर्टेंट, तने का जो पहला प्रकार है वह है कठलताएं, लियानास। देखिए लियानास क्या होता है कि इसमें जो कठोर व मोटा तना होता है वो किसी आधार से लिपटकर ऊपर की ओर चढ़ता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लियानास का एग्जाम्पल नॉर्मली परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट है, इसको आप याद रखें। बोहिनिया वेलाई और हिप्टेज बेंगालेंसिस। तो बोहिनिया, वहलाई और हिप्टेज बेंगालेंसिस कठलताओं का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रकार है मूल आरोही, रूट क्लाइंबर। पर्व संधि की अपस्थानिक जड़ों के सहारे जब तना ऊपर चढ़ता है तो उसे मूल आरोही कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है पान, जिसे पेपर बीटल कहा जाता है, मनी प्लांट को पोथोस स्कैंडर्स कहा जाता है। और फाइकस प्यूमिला यानी बरगद वर्ग जो कुल है उसके पादप है फाइकस प्यूमिला, उसके अंतर्गत जो पर्व संधि के अवस्थानिक जड़ों के सहारे जो है वह तना ऊपर की ओर चढ़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल आरोही तना कहते हैं। अब बात करते हैं पर्ण आरोही तने के बारे में। तो देखिए पर्ण आरोही तना जब किसी पत्ती की पर्णवृंत या पर्णफलक तंतु के समान बदल जाए और वह किसी पादप को ऊपर चढ़ने में क्या करे, सहायता प्रदान करे, तो उसे पर्ण आरोही कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लीमेटिस और नेपेंथीस। देखिए नेपेंथीस को घटपर्णी पादप कहा जाता है, नेपेंथीस खासियाना एक पादप है जिसे हम घटपर्णी पादप कहते हैं। हुक आरोही, देखिए यदि कोई तना नुकीले हुक के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास करता है तो हुक आरोही कहते हैं। और ऐसा किसमें पाया जाता है, बेगोनिया में पाया जाता है। हुक किस में पाए जाते हैं, बेगोनिया में पाए जाते हैं, जैसे हम अंकुश कहते हैं। हुक जो है वो ऊपर की ओर थोड़े मुड़े हुए रहते हैं। प्रतान आरोही यानी कि जब तने में पतले धागे स्प्रिंग जैसी संरचना का निर्माण होता है तो उसे हम प्रतान कहते हैं। देखिए इस तरह की स्प्रिंग जैसी संरचना, और इसके सहारे वह किसी पौधे से या किसी सहारे से लिपटकर ऊपर की ओर जब तना चढ़ता है तो उसे प्रतान आरोही कहते हैं। ऐसा किसमें मिलता है, जंगली मटर, अंगूर और एंटीगोन में। जंगली मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वह है लेथायरस एफेसिया। और एक जंगली मटर और होती है लेथायरस ओडोरेटस। कौन सी होती है, लेथायरस ओडोरेटस। अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है वह होता है विटिस वेनिफेरा। विटिस वेनिफेरा अंगूर का क्या होता है, वैज्ञानिक नाम है। और ऐसा तना जो पत्ती सदृश संरचना में बदल जाता है, मोटा होता है, चपटा हो जाता है, तो और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, भोजन निर्माण का कार्य करता है, तो वह किस में पाया जाता है, नागफनी में पाया जाता है, ओपुंसिया में वह तना पाया जाता है। अब हम तने के कार्यों के बारे में बात करेंगे। देखिए तरुण तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है क्योंकि वह हरा होता है। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि जो तना प्रारंभिक तना होता है वो हरा होता है, और जो है हरा संरचना होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। तने का जो प्रमुख कार्य है शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल और फलों को संभाले रखना, पानी, खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना। कुछ तने भोजन संग्रहण, सहारा और सुरक्षा देने का कार्य करते हैं, और कायिक प्रवर्धन का भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आपने देखा होगा कि आलू की आंख से नए आलू का निर्माण हो जाता है, गन्ने के तने से नए गन्ने का निर्माण हो जाता है, गुलाब में भी गुलाब की टहनी से नए गुलाब का निर्माण हो जाता है। तो कायिक प्रवर्धन का भी क्या करते हैं, काम करते हैं तना। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए तने पर जो रोम होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। जबकि जड़ पर जो रोम होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखें। एलोकेसिया, देखिए एलोकेसिया प्रकंद पादप है। एलोकेसिया पादप में प्रकंद भूमि के ऊपर की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि प्रकंद में क्या होता है, भूमि के समानांतर वृद्धि करता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रूट स्टॉक किसमें पाई जाती है, तो रूट स्टॉक मिलती है एलोकेसिया में, रूट स्टॉक पाई जाती है। चलिए आगे हम बात करें कि आलू पर जो उपस्थित कच्छस्थ कलिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आलू की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, आलू की आंख कहते हैं। और यह कच्छस्थ कलिका क्या काम करती है, कायिक जनन में सहायक है। किसमें सहायक है, कायिक जनन में। तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कच्छस्थ कलिका किस काम में आती है, यह कायिक जनन का क्या करती है, कार्य करती है।
चलिए आगे हम बात करें, प्याज में पतली झिल्ली को ट्यूनिक कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है उसको? ट्यूनिक। लहसुन में सल्फर एलाइल सल्फाइड की उपस्थिति के कारण क्या आ जाती है? तीखी गंध आती है लहसुन में। प्रतान क्या होता है? स्प्रिंग नुमा संरचना को क्या कहते हैं? प्रतान कहते हैं। धागे जैसी कुंडलित स्प्रिंग संरचना को क्या बोलते हैं? हम प्रतान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक विशेष डिफरेंस है, कंटक यानी कांटा और हुक में क्या अंतर है? देखिए कांटा जो है तने पर सीधा होता है और हुक जो है वो थोड़ा मुड़ी हुई संरचना होती है। कांटा ज्यादा नुकीला, नुकीले दोनों ही होते हैं, लेकिन ज्यादा नुकीला क्या होता है? कांटा होता है, लंबा होता है और पतला होता है। इन दोनों का उद्देश्य तने पर उपस्थिति का कारण है, सुरक्षा है। अब हम बात करते हैं कि हुक क्या है और तना क्या है। तो कांटे को थॉर्न या स्पाइन कहा जाता है, जिसे कंटक कहते हैं। जब शीर्षस्थ या कक्षस्थ कलिका कठोर व नुकीली संरचना बदल जाती है तो उसे थॉर्न कहते हैं। ऐसा किसमें मिलता है? बोगनविलिया, नींबू, अनार, बेल और करौंदा में ऐसा पाया जाता है। मोस्ट है, आप इसको याद रखें। बोगनविलिया, नींबू, अनार, बेल और करौंदा में पाया जाता है। हुक किसमें पाए जाते हैं? तने पर उपस्थित मुड़ी घुमावदार संरचना जो आरोहण मतलब ऊपर चढ़ने में और सुरक्षा का कार्य करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हुक कहते हैं। और हुक मिलता है गुलाब में और स्माइल एक्स में। इसमें मिलता है गुलाब में और स्माइल एक्स में हुक पाया जाता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि भाई जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है उसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो संरचनाएं होती हैं उनको यदि हम समझ जाएं कि ये संरचना किस तरह की होती हैं, क्या कार्य करती हैं और क्यों ये संरचना पाई जाती है, तो हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ पौधे हैं जिनके वैज्ञानिक नाम सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे दूब घास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइनोडोन डेक्टाइलॉन। दूब घास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइनोडोन डेक्टाइलॉन। खट्टी बूटी का नाम होता है ऑक्जेलिस कॉर्निक्यूलेटा। खट्टी बूटी का क्या होता है? ऑक्जेलिस कॉर्निक्यूलेटा खट्टी बूटी का वैज्ञानिक नाम होता है। ब्राह्मी बूटी का नाम होता है सेंटेला एसिएटिका। एसियाटिका ब्राह्मी बूटी का नाम होता है। और गुड़हल का वैज्ञानिक नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो दूब घास का नाम क्या है? साइनोडोन डेक्टाइलॉन। खट्टी बूटी का नाम है ऑक्जेलिस कॉर्निक्यूलेटा। और ब्राह्मी बूटी का नाम है सेंटेला एसिएटिका। और गुड़हल का नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो तने से संबंधित इंपॉर्टेंट भाग हैं, अब देखिए चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, या फिर फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हो, तो नॉर्मली जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो इन्हीं एग्जाम्पलों से और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए तने के बाद अब हम बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी पादप आकारिकी के अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लीफ पत्ती। तो देखिए पत्ती को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पत्ती क्या होती है, पत्ती की कैसी संरचना होती है, तो उसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए एक तना है और इस तने पर पत्ती लगी हुई है, तो पत्ती क्या होती है? पार्श्वीय चपटी संरचना होती है और यह प्ररोह के शीर्षस्थ विभज्योतक से निकलती है। पत्ती की उत्पत्ति एक्सोजेनस होती है क्योंकि यह बाहर की ओर वृद्धि करती है, जिसके कारण इसको बहिर्जात वृद्धि इसकी उत्पत्ति कही जाती है। पत्ती पौधे का कायिक अंग है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है और किसी भी तने पर पत्तियां अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं। पत्ती के कक्ष में एक कलकीय संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। और यह कक्षस्थ कलिका शाखा पर क्या होती है? विकसित होती है। तो कक्षस्थ कलिका कहाँ विकसित होती है? शाखा पर विकसित होती है। चलिए अब हम पत्ती की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पत्ती की संरचना में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है पर्णाधार, दूसरा पर्णवृंत और तीसरा होता है स्तरिका। तो पर्णाधार क्या होता है कि जिस स्थान से पत्ती तने की गांठ पर लगी रहती है उस स्थान को पर्णाधार कहते हैं। और पर्णाधार मोनोकॉट एक बीजपत्री में चादर की तरह फैलकर पूरे तने को घेर लेता है या आंशिक ढक लेता है। और पर्णाधार के बारे में कहा जाता है कि लेग्यूमिनेसी पादपों में पर्णाधार फूल जाता है और फूली हुई संरचना को कहा जाता है पर्णवृंत तल्प। क्या नाम दिया जाता है इसको? पर्णवृंत तल्प कहा जाता है, जिसे हम पल्वाइनस कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? पल्वाइनस कहते हैं। अब हम बात करें पर्णवृंत। देखिए ये वृंतनुमा जो संरचना है यह पर्णवृंत है, जो पत्ती को इस तरह से सजाता है जिससे इसे अधिगम हवा मिले और सूर्य का क्या मिले? प्रकाश मिले, और पत्तियां जो है वो गिरे नहीं, वो हवा में क्या होती रहे? झूलती रहे। पत्ती का जो ये भाग है, फैला हुआ भाग है, ये वाला फैला हुआ भाग है, इस फैले हुए भाग को इस तरीका कहा जाता है जिसमें मध्य शिरा और शिराएं और शिरिकाएं शामिल हैं। मध्य शिरा, शिराएं और शिरिकाएं इसमें शामिल हैं, जो पत्ती का हरा भाग होता है और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। देखिए पर्णधार के आधार में
छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, पत्ती सदृश से छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें अनुपर्ण कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इनको? अनुपर्ण। तो इस तरह से जो पत्ती का संरचना में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और स्तरिका, और बीच में पाई जाती है मध्यशिरा, और उसके बाद जो शाखाएं आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शिराएं, और उसके बाद जो शाखाएं आती हैं उन्हें हम बोलते हैं शिरिकाएं। अब हम पर्ण विन्यास के बारे में बात करेंगे, फाइलोटैक्सी के बारे में बात करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ से नॉर्मली परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, जो भी सब्जेक्ट की परीक्षा होती है वहां पर फाइलोटैक्सी से क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को पर्ण विन्यास फाइलोटैक्सी कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, एकांतर पर्ण विन्यास, सम्मुख पर्ण विन्यास और चक्रिक पर्ण विन्यास। एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं कि प्रत्येक पर्व संधि पर एक पत्ती इधर और एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, यानी एकांतर क्रम में जब पत्तियां व्यवस्थित होती है तो एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एकांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी और रेननकुलस में। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी और रेननकुलस में। देखिए, प्लांट मार्फोलॉजी पादप आकारिकी के अंतर्गत आपको एग्जाम्पल याद रहने बहुत जरूरी है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस क्लास को बार बार देखते रहे तो एग्जाम्पल आप रिपीट करते रहोगे। सम्मुख पर्ण विन्यास का अर्थ ये होता है कि पर्व संधि पर एक पर्व संधि पर 2 पत्तियां एक दूसरे के आमने सामने लगी रहती हैं, तो उसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। और यह पाया जाता है आक में, अमरूद में, ट्राइडेक्स में। किसमें मिलता है? आक में, अमरूद में और ट्राइडेक्स में। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आक और अमरूद, जो है एग्जाम्पल सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें चक्रिक पर्ण विन्यास। चक्रिक पर्ण विन्यास उसे कहते हैं एक पर्व संधि पर पत्तियां उसके चक्रिक क्रम में लगी रहती हैं, तो उसे चक्रिक पर्ण विन्यास कहते हैं। और ऐसा मिलता है एस्टोनिया पादप में, जिसे हम डेविल ट्री के नाम से जानते हैं। तो चक्रिक पर्ण विन्यास एस्टोनिया पादप में मिलता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डेविल ट्री के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं शिरा विन्यास। देखिए, पत्ती पर शिरा के व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, समानांतर शिरा विन्यास और जालिकाबद्ध शिरा विन्यास। समानांतर शिरा विन्यास आपने देखा होगा कि गेहूं की और पत्तियां जो होती हैं वो इस तरह की शिराएं जो हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और जालिकाबद्ध में शिराएं जो हैं पत्ती की जाल नुमा संरचना बनाती हैं, इसीलिए इसको जालिकाबद्ध शिरा विन्यास कहते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो सामान्यतः परीक्षा में पूछा जाता है कि एक बीजपत्री पौधों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है और द्विबीजपत्री पौधों में जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है। डाइकॉट्स में जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है। अब हम पत्ती के प्रकार के बारे में बात करें तो पत्ती सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है सरल पत्ती, दूसरा है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती उस पत्ती को कहते हैं जिसका कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता, जैसे इस पत्ती को दिखाया गया है, इसका कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच रहा, और ऐसी सरल पत्तियां पाई जाती हैं आम में। संयुक्त पत्ती उस पत्ती को कहा जाता है जिसका कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाता है कंपाउंड लीफ में, और एग्जाम्पल है इसका मटर। यह 2 प्रकार की होती है, हस्ताकार और पिच्छाकार, पामिटेड लीफ और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक, हस्ताकार में पत्तियों का जो व्यवस्थित क्रम है हस्ताकार में जो पत्तियों का व्यवस्थित क्रम है वो हाथ के पंजे जैसा दिखाई देता है, और ऐसा मिलता है सिल्क कॉटन ट्री में। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, आप इसे याद रखो। और पिच्छाकार में पत्तियों का जो कटाव है वो मध्य शिरा तक आ जाता है, और ये छोटी छोटी जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? पत्रक है। ये क्या होती है? पत्रक होती है, पत्ती नहीं होती। और यह कंपाउंड लीफ का उदाहरण है। ऐसा किसमें मिलता है? नीम की पत्तियों में, नींबू में, बबूल में, इमली में और धनिया में इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। तो जो संयुक्त पत्ती होती है वो 2 प्रकार की होती है, हस्ताकार पत्ती और पिच्छाकार पत्ती। और जो पत्ती होती है वो 2 प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। आगे हम अनुपर्ण के प्रकार जो नॉर्मली परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुपर्णी, यदि किसी पत्ती पर अनुपर्ण उपस्थित है तो उसे अनुपर्णी पत्ती कहते हैं, जैसे गुड़हल और गुलाब में। यदि अनुपर्ण उपस्थित नहीं है तो अननुपर्णी पत्ती कहते हैं, आइपोमिया में। और यदि अनुपर्ण के समान कोई संरचना पाई जाती है लेकिन वह अनुपर्ण नहीं है तो उसे अनुपर्णिका कहा जाता है, स्टाइपल कहा जाता है, और ऐसा मिलता है पेपिलियोनेसी कुल में, दाल कुल के पादपों में ऐसा मिलता है। सामान्यतः ये परीक्षाओं में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्टाइपल किस में मिलते हैं? पेपिलियोनेसी कुल में, तो इसको आप याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पत्ती के रूपांतरण के बारे में। देखिए, पत्ती का पर्णवृंत फूलकर पत्ती के समान कार्य करने लग जाए तो उस संरचना को कहा जाता है फिल्लोड। क्या कहा जाता है? फिल्लोड। और फिल्लोड मिलता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। ऑस्ट्रेलिया की जो बबूल है उसमें फिल्लोड संरचना पाई जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है अकेसिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस, इसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस। तो फिल्लोड का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? अकेसिया
इसका एग्जाम्पल है अकेसिया ऑरिक्यूलिफॉर्मिस। ये इसलिए लिखाया गया है कि मान लीजिए ऑप्शन में आपको ऑस्ट्रेलियल बबूल दिया ही ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियल बबूल का फिलोड का एग्जाम्पल है, तो वो वैज्ञानिक नाम दे सकता है, इसलिए इसको याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब पत्ती नाइट्रोजन अवशोषित करने के लिए घड़े जैसी संरचना में बदल जाती है तो ऐसे पौधों को कहा जाता है घटपर्णी पादप। अब देखिए घटपर्णी पादप के एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन कौन से घटपर्णी पादप होते हैं, तो नेपेंथीज, सारासीनिया, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप, संड्यू, संड्यू को ड्रोसेरा और बर्मेनाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोसेरा बर्मेनाई। तो घटपर्णी पादपों के एग्जाम्पल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि पत्ती स्प्रिंग नुमा संरचना में बदल जाए तो उसे पर्णप्रतान कहते हैं। ऐसा किसमें मिलता है? जंगली मटर, कुकुरबिटा और मटर में पाया जाता है। पत्ती अंकुश हुक जैसी संरचना, हुक क्या होता है? आगे की ओर से थोड़ा मुड़ा रहता है। हुक जैसी संरचना में बदल जाए तो उसे लीफ हुक कहते हैं। और लीफ हुक मिलता है बेगोनिया अंगुइस कैटाई, बेगोनिया अंगुइस कैटाई। इसमें बिल्ली के पंजे जैसे हुक पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बिल्ली के पंजे जैसे हुक किसमें पाए जाते हैं? बेगोनिया अंगुइस कैटाई में बिल्ली के पंजे जैसे हुक पाए जाते हैं। और लीफ स्पाइन, पर्णशूल, देखिए पर्णशूल यदि नुकीले कांटे जैसी संरचना में बदल जाती है पत्तियां, तो पत्ती कांटे में बदलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किसमें? ऑपुन्सिया में, बेर में, अकेसिया में, यक्का में, सत्यानाशी में कांटे जैसी संरचना में बदलती हैं। ऑपुन्सिया नागफनी का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसको याद रखें। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं, मार्सिलिया, टेरेस, एडियंटम और साइकस, साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो इसमें कुंडलित किसलय विन्यास पाया जाता है। सार्सिनेट वर्नेशन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। सार्सिनेट वर्नेशन किसमें मिलता है? मार्सिलिया, टेरेस, एडियंटम और साइकस में। बीजाणुपर्ण, ऐसी पत्ती जिन पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं तो उन्हें बीजाणुपर्ण स्पोरोफिल कहते हैं। ऐसा किसमें होता है? फर्न और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। किसमें मिलता है? फर्न और जिम्नोस्पर्म में। तो आज हम जड़ तना पत्ती वाला टॉपिक पढ़ने के बाद अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम फ्लावर, पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्प क्या होता है, पुष्प के बारे में सबसे पहले ये समझेंगे। तो पुष्प के बारे में बात करें तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, जहां प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम पुष्पी मेरिस्टेम में क्या हो जाता है? बदल जाता है। मैंने जड़ वाले चैप्टर में ये बताया था आपको कि प्ररोह क्या होता है और जड़तंत्र क्या होता है। तो प्ररोह का जो शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक है वो पुष्पी ऊतक में बदल जाता है और वही संरचना किसमें बदलती है? फिर पुष्प में। जब प्ररोह शीर्ष पुष्प में परिवर्तित होता है तब वह सदैव अकेला ही होता है। क्या होता है? सदैव अकेला होता है। दो बार लग गया है, इसको मिटा देते हैं। सदैव क्या होता है? अकेला होता है। पुष्प पादप की जननिक संरचना होती है और पुष्प के आधार में पत्ती के समान संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सहपत्र कहते हैं। तो पुष्प के आधार में जो पत्ती के समान संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? सहपत्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे पुष्पक्रम के बारे में। पुष्पक्रम क्या होता है? देखो, पुष्पक्रम को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस उसे कहते हैं जैसे पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पी अक्ष पर फूलों का किस तरह से क्रम लगा होता है उसे पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम को यदि बांटना चाहे तो हम तीन भागों में बांट सकते हैं: असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम और विशिष्ट पुष्पक्रम। असीमाक्षी पुष्पक्रम को कहा जाता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ससीमाक्षी पुष्पक्रम को कहा जाता है साइमोज इन्फ्लोरेसेंस और विशिष्ट पुष्पक्रम को कहा जाता है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। असीमाक्षी पुष्पक्रम उसे कहते हैं जिसमें प्रमुख अक्ष लगातार वृद्धि करती रहती है और वह पुष्प यानी पुष्प बनने के बाद भी प्रमुख अक्ष जो है वो लगातार वृद्धि करती रहती है और पुष्प बनते चले जाते हैं और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में बनते हैं। यानी कि जो आगे की ओर नवोद्भित पुष्प होते हैं और जो पुराने पुष्प होते हैं वो कहाँ होते हैं? पीछे की ओर होते हैं। और इसका उदाहरण है सरसों, मक्का, कैंडी टफ्ट, चांदनी और सूरजमुखी। तो असीमाक्षी पुष्प किसमें मिलते हैं? सरसों, मक्का, कैंडी टफ्ट, चांदनी और सूरजमुखी में। ससीमाक्षी पुष्पक्रम ऐसा पुष्पक्रम होता है कि जो शीर्ष अक्ष पर यदि फूल का निर्माण हो गया तो अब वह अक्ष क्या है? विकसित होना बंद कर देगी और अब जो पुष्प होंगे उसके निचली शाखाओं से ही क्या होंगे? निकलेंगे। तो प्रमुख अक्ष शीर्ष पर फूल लगता है, अतः सीमित वृद्धि होती है और पुष्प तालाभिसारी क्रम में लगे होते हैं। और ऐसा कौन कौन से पौधे में होता है? आक कैलोट्रोपिस में और रेननकुलस पादपों में और आक कैलोट्रोपिस पादपों में ससीमाक्षी पुष्प पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। अब हम बात करते हैं विशिष्ट पुष्पक्रम। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी सब्जेक्ट की परीक्षा में आपको यहां से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है, तो इसको आप याद रखें।
विशिष्ट पुष्पक्रम 3 प्रकार का होता है, साइथियम, कूटचक्रक और हाइपेंथोडियम। साइथियम पुष्पक्रम में क्या होता है, सहपत्रों, जो सहपत्र होते हैं उससे एक मांसल प्यालेनुमा संरचना बनती है, इन्वोल्यूकर संरचना बनती है। प्यालेनुमा संरचना को इन्वोल्यूकर कहा जाता है और उसके मध्य में पाए जाते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं नर पुष्प और मादा पुष्प। साइथियम पुष्पक्रम यूफोर्बिया में मिलता है। किसमें मिलता है, यूफोर्बिया में। इनके एग्जाम्पल याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वर्टिसिलास्टर तुलसी कुल के जो पादप है, लेविएटी और लेमिएसी कुल के पादपों में वर्टिसिलास्टर जो है कूटचक्रक पुष्पक्रम पाया जाता है। यानी पुष्पक्रम का आभास होता है, वास्तविक पुष्पक्रम इतना व्यवस्थित नहीं होता, वो वास्तविक पुष्पक्रम का आभास कराता है। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम बरगद, पीपल और अंजीर में पाया जाता है। इस पुष्पक्रम में क्या होता है, पुष्पावली व्रंत, पेडंकल जिसे हम बोलते हैं, रूपांतरित होकर मांसल व कुंभकार हो जाता है और इसमें अंदर क्या होता है, एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, जबकि साइथियम में क्या है, द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। नर पुष्प भी होता है और मादा पुष्प भी होता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं, साइथियम पुष्पक्रम यूफोर्बिया में, वर्टिसिलास्टर लेबिएटिया लेमिएसी कुल में, तुलसी में पाया जाता है, और हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम बरगद, फाइकस और अंजीर में और पीपल में ये पुष्पक्रम पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न मिलता है, बिल्कुल नहीं भूलना है, हमें इसे याद रखना है। देखिए आगे हम बात करें, एक डायग्राम मैंने बनाया है। असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प अक्ष जो है वो लगातार वृद्धि कर रही है रेसिनोस में, और पुष्प अग्राभिसारी क्रम में, यानी कि नवोद्भिद पुष्प क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और पुराने पुष्प क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो पीछे की ओर जो है वो बड़े पुष्प और आगे की ओर छोटे छोटे पुष्प। और साइमोस में पुष्प अक्ष जो है वो पुष्प बनने के कारण क्या होती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है। अब नीचे की ओर पुष्पों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो तलाभिसारी क्रम में ऊपर की ओर बड़े पुष्प और नीचे की ओर नए पुष्पों का निर्माण होता है। अब यदि हम बात करें पुष्प की संरचना के बारे में, तो पुष्प के प्रमुख 4 भाग होते हैं। पहला होता है जायांग, दूसरा होता है आपका पुमंग, और तीसरा होता है आपका दल, और चौथा होता है आपका बाह्य दल। तो जायांग और पुमंग जो है वो पुष्प के जननिक भाग हैं। कैसे भाग हैं, जननिक भाग हैं, जनन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और जबकि दल और बाह्य दल जो है वो सहायक अंग होते हैं। जायांग की 3 संरचनाएं होती हैं। देखिए ऊपर जो है ये वर्तिकाग्र, ये वाली नलिका नुमा संरचना वर्तिका, और अंदर क्या पाया जाता है, ये अंडाशय, और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। क्या मिलते हैं यहाँ पर, बीजांड पाए जाते हैं। जायांग को गायनोसियम कहते हैं। जायांग के 3 पार्ट हैं, वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय, और अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। पुमंग एंड्रोसियम नर जननांग होता है, जायांग मादा जननांग होता है। एंड्रोसियम में पाया जाता है पुंकेसर और पोतंतु पाया जाता है। और दल रंगीन संरचना होती है जो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करती है, और वाह्य दल हरे रंग की संरचना होती है जो सुरक्षा का कार्य करती है। और पुष्पासन पर पुष्प के अन्य भाग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जहां से पुष्पासन जो है वो पुष्पासन पर पुष्प के भागों को सम्मिलित किया जाता है और पुष्प एक व्यवस्थित ढंग से दिखाई देता है पुष्पासन पर। तो जो सभी संरचनाएं जहां पर आकर टिकती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो यह एक पुष्प की संरचना है जिसे हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि पुष्प कैसा होता है। अब हम बात करें, देखिए कुछ पुष्प जैसे प्याज में कैलेक्स व कोरोला, बाह्य दल और दल में कोई अंतर नहीं होता, और इन्हें सम्मिलित रूप से परिदल पुंज कहा जाता है, पेरियंथ कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पेरियंथ किसमें मिलता है, तो पेरियंथ मिलता है प्याज कुल के पादपों में, या प्याज में पेरियंथ पाया जाता है। सममिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, तो सममिति के आधार पर सामान्यतः पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। सममिति के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पहला प्रकार है त्रिज्या सम्मित, दूसरा है एक व्यास सम्मित, और तीसरा है असम्मित। त्रिज्या सम्मित पुष्प को एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है, अर्थात पुष्प को किसी भी अक्ष से काटने पर उसके लगभग बराबर भाग हो जाएंगे। उदाहरण है सरसों, धतूरा, मिर्च और गुड़हल। कौन कौन सा, सरसों, धतूरा, मिर्च और गुड़हल में त्रिज्या सम्मित पुष्प पाया जाता है, और ऐसे पुष्पों को नियमित पुष्प कहा जाता है। अब बात करें एक व्यास सम्मित, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और जाइगोमॉर्फिक पुष्प का मतलब होता है कि एक विशेष अक्ष से ही काटने पर पुष्प के 2 भाग होंगे, और ऐसे पुष्प को द्विपार्श्विक पुष्प कहा जाता है। और किनमें मिलते हैं, मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, तुलसी में।
एक व्यास समेत पुष्प पाया जाता है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया, तुलसी में। मैं फिर कह रहा हूँ प्लांट मार्फोलॉजी के अंतर्गत, पादप आकारिकी के अंतर्गत एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासेस को लगातार यदि आप बार बार देखोगे या इसको रिपीट करोगे, स्वयं रिपीट करोगे, तो ये याद हो जाएगा। तो एक व्यास समेत जो पुष्प का उदाहरण है मटर, गुलमोहर, सेम, केसिया। और असममित पुष्प अनसिमेट्रिक फ्लावर उस ऐसे पुष्प को कहते हैं कि किसी भी अक्ष से काटने पर उसके लगभग समान भाग ना हो, तो उसे असममित पुष्प कहते हैं। और ऐसा किसमें मिलता है? केना में मिलता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखें। अब हम बात करें सहपत्र के आधार पर पुष्प दो प्रकार का होता है, सहपत्री और असहपत्री। सहपत्री पुष्प को ब्रैक्टिएट और असहपत्री पुष्प को ई ब्रैक्टिएट कहा जाता है। अब पुष्प वृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां जैसी संरचना पाई जाती है, तो सहपत्री पुष्प ऐसा मिलता है एडी एडाटोडा में। किसमें मिलता है? एडाटोडा में। और ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प वृंत के आधार पर पत्ती जैसी संरचनाएं नहीं मिलती, तो असहपत्री या सहपत्रीहीन पुष्प ई ब्रैक्टिएट पुष्प कहा जाता है। और ई ब्रैक्टिएट पुष्प मिलता है सरसों में। ये एग्जाम्पल परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखना है। ऐसा पुष्प जिसमें चारों भाग उपस्थित होते हैं उसे पूर्ण पुष्प कंप्लीट कहा जाता है। चार भाग का अर्थ होता है पुमंग, जायांग, वाहिदल और दल। यदि कोई भी भाग, कोई एक भाग, दो भाग अनुपस्थित है, उसे अपूर्ण पुष्प कहेंगे, इनकम्प्लीट पुष्प उसको कहेंगे। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात करें पुष्प अंगों की पुष्पासन स्थिति के आधार पर पुष्प कितने प्रकार का होता है। तो पुष्प अंगों की पुष्पासन स्थिति के आधार पर पुष्प तीन प्रकार का होता है। ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको भी आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस को अधोजायांगी या जायांगोपरिक पुष्प कहा जाता है, पेरीगाइनस को परिजायांगी, और अधिजायांगी एपीगाइनस को अधिजायांगी पुष्प कहा जाता है। देखिए हाइपोगाइनस किसे कहते हैं कि जब अंडाशय के नीचे से पुष्प की अन्य भाग निकलते हैं, जैसे पुंकेसर है, आपका वायुदल है, दल है, अंडाशय के नीचे से, तो उस पुष्प को कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर। और ऐसी स्थिति में जो अंडाशय होता है वो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय सुपीरियर ओवेरी पाया जाता है। ऐसा किसमें होता है? सरसों, गुड़हल और बैंगन में ऐसी स्थिति पाई जाती है। तो सुपीरियर अंडाशय सरसों, गुड़हल और बैंगन में पाया जाता है। परिजायांगी पुष्प उसे कहते हैं कि ना तो अंडाशय के बिल्कुल मध्य भाग से, अंडाशय के मध्य भाग से ना तो ऊपर ना ही नीचे, यानी पुष्पासन आधा उसको अंडाशय को ढक लेता है। और पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं जायांग, और जायांग के नीचे से, मतलब मध्य से, अंडाशय के मध्य से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं पुमंग, वाहिदल और दल। तो ऐसी स्थिति में अंडाशय जो है वो ना तो ऊपर होता है ना ही नीचे होता है, तो उस स्थिति को आधा अधोवर्ती या आधा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय उसको कहते हैं। ऐसा किसमें मिलता है? पल्म, गुलाब, आडू और मटर में। तो आधा सुपीरियर होगा या आधा इंफीरियर होगा पल्म, गुलाब, आडू और मटर में। और जब पुष्पासन अंडाशय को पूरा घेर लेता है और अंडाशय के ऊपर से पुष्प के अन्य भाग निकलते हैं, पुंकेसर, वाहिदल और दलपुंज निकलते हैं, तो इस स्थिति को अधोवर्ती अंडाशय कहा जाता है, इंफीरियर ओवरी कहा जाता है। और यह पुष्प जो है वो एपिगाइनस पुष्प होता है। और ऐसा मिलता है सूरजमुखी का रे फ्लोरेट जो पुष्प क्रम वो पुष्पक होता है, रे पुष्पक। और अमरूद और घिया में, घिया को हम क्या बोलते हैं? कोकुम्बर जो कुल है उसमें पाया जाता है एपिगाइनस अंडाशय या एपिगाइनस पुष्प पाया जाता है। और इसमें कैसा होता है? इंफीरियर अंडाशय होता है। कैसा होता है? इंफीरियर। तो इसको आप याद रखें, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर आएगा। आप इसको एक दो बार रिवाइज जरूर कर लें, अभी एक दो बार रिवाइज करेंगे तो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। अब हम पुष्प के भाग के बारे में बात करें। बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज को कैलेक्स कहते हैं, ये हरा होता है, सुरक्षा का काम करता है। जब बाह्यदल आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो इस स्थिति को गैमोसेपेलस कहा जाता है। और जब बाह्यदल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तो ऐसी स्थिति को पॉलीसेपेलस कहा जाता है। और दूसरा जो भाग होता है वह होता है दलपुंज। यह चमकीली रंगदार संरचना है, परागण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। यदि दलपुंज आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो इस स्थिति को गैमोपेटेलस, और यदि एक दूसरे से पृथक होते हैं तो इस स्थिति को पृथक दलीय संरचना या पॉलीपेटेलस कहा जाता है। दल पौधों में अलग अलग आकार का पाया जा सकता है, नलिका जैसा, घंटी जैसा, कीप जैसा और चक्राकार। नलिका जैसा जो दल है वो सूरजमुखी के बिंब पुष्पक में पाया जाता है, घंटी जैसा कसकटा अमरबेल में पाया जाता है, कीप जैसा आइपोमिया में पाया जाता है, और चक्राकार नीरियम, कनेर और बैंगन में पाया जाता है। तो चक्राकार किसमें मिलता है? नीरियम व बैंगन में चक्राकार जो दल है वो पाया जाता है, इसको आप याद रखें। अब हम दल विन्यास के बारे में बात करेंगे
कि पुष्प पर दल का जो विन्यास है, व्यवस्थित क्रम है, उसको दल विन्यास एस्टिवेशन कहा जाता है। यह 4 प्रकार का होता है: कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वैक्सिलरी। कोर स्पर्शी को वॉल्वेट, व्यावर्ती को ट्विस्टेड और कोर छादी को इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी को पेपिलियोनेसियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपिलियोनेसियस कहा जाता है। ये नाम पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखें। देखिए, कोर स्पर्शी में जब दल के जो सिरे हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसमें मैंने डायग्राम में बताया है, तो ऐसे दल विन्यास को कोर स्पर्शी कहा जाता है। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस और सोलेनम। व्यावर्तित दल विन्यास उसे कहते हैं कि एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर होता है, और किसमें पाया जाता है? गुड़हल, भिंडी और कपास में व्यावर्तित दल विन्यास पाया जाता है। कोरछादी दल विन्यास उसे कहते हैं कि एक दल जो है वो पूरी तरह से अंदर होता है और एक दल पूरी तरह से बाहर होता है। बाकी जो दल के जो सिरे हैं वो एक अंदर होता है, एक बाहर होता है, तो इसे कोरछादी दल विन्यास कहा जाता है। केसिया और गुलमोहर इसके एग्जाम्पल है। और वैक्सिलरी या पेपिलियोनेसियस जो दल विन्यास होता है उसमें 2 पूरी तरह से अंदर होते हैं और 2 पूरी तरह से बाहर होते हैं, और बाकी जो बचे हुए होते हैं उसे क्या एक अंदर होता है और एक बाहर होता है। तो इस तरह से जो दल विन्यास, यानी एक पूरी तरह से बाहर और 2 पूरी तरह से अंदर, तो ध्वज जैसी संरचना बनती है, तो इस स्थिति को कहा जाता है वैक्सिलरी दल विन्यास कहा जाता है। और ये मिलता है मटर और सैम में। किसमें मिलता है? मटर और सैम में ये दल विन्यास पाया जाता है। अब हम बात करें अगले तीसरे भाग में, पुष्प का तीसरा भाग पुमंग, जिसे हम एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम नरजन्नांग होता है। इसकी इकाई क्या होती है? स्टामेन होती है। स्टामेन 2 संरचनाओं से मिलकर बनता है, एंथर परागकोश से और फिलामेंट पुतंतु से बनता है। बंद पुंकेसर जनन करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए बंद पुंकेसर को स्टेमिनॉइड्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है उनको? बंद पुंकेसर को स्टेमिनॉइड कहा जाता है, और ऐसा मिलता है स्टीलेरिया में। यदि पुंकेसर दल के साथ लगा हुआ है तो इस स्थिति को एपिपेटलस कहा जाता है, और किसमें पाया जाता है? बैंगन में। और यदि परिदल के साथ लगा हुआ है तो एपिफिलस कहा जाता है, और यह स्थिति मिलती है लिली में। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल, ये दोनों याद रखें। एपिपेटलस स्थिति बैंगन में मिलती है, और एपिफिलस स्थिति परिदल जो लग्न यानी पुंकेसर परिदल से लगे हुए हैं तो किसमें? लिली में। पुंकेसरों के संयोजन के आधार पर पुंकेसर मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं: एक संगी, द्विसंगी और बहुसंगी। एक संगी पुंकेसर मतलब कि सभी पुतंतु मिलकर एक ही नलिका नुमा संरचना बना लेते हैं, तो एक संगी पुंकेसर गुड़हल में, द्विसंगी 2 नलिका नुमा संरचना है मटर में, और बहुसंगी सिट्रस में। नींबू कुल में बहुसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं। सालविया तथा सरसों में पुतंतु की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है आपसे कि कौन कौन से पादपों में पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग होती है। सालविया और सरसों में पुंकेसरों की लंबाई अलग अलग होती है। अब हम बात करें पुष्प का अगला जो भाग है, मादा जननांग, जिसे जायांग कहते हैं। इसकी इकाई होती है कार्पल। मादा जननांग जो अंडकों से बनी होती है। अंडकों की संख्या के आधार पर एकांडपी, यदि एक अंडक हो, लेगुमिनेसी कुल के पादप और ग्रेमिनी कुल के पादपों में। द्विअंडपी 2 अंडकों, सरसों और सौंफ में 2 अंडक पाए जाते हैं। त्रिअंडपी 3 अंडकों, लिली और यूफोर्बिया में 3 अंडक पाए जाते हैं। 4 अंडपी टेट्राकार्पिलरी बारबेरिस में 4 अंडक पाए जाते हैं। पंचअंडपी पेंटाकार्पिलरी गुड़हल में 5 अंडक पाए जाते हैं। बहुअंडपी बहुत सारे अंडकों, अफीम और हॉलीहॉक में बहुत सारे अंडक पाए जाते हैं। यदि ये अंडक एक दूसरे से अलग अलग हैं तो एपोकार्पस, यदि जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस। तो एपोकार्पस को वियुक्तांडपी कहा जाता है। गुलाब, कमल और रेनकुलस में ये स्थिति मिलती है। और यदि अंडक आपस में जुड़े हुए हैं सिनकार्पस, उन्हें युक्तांडपी कहते हैं। मटर, टमाटर और गुड़हल में। तो यहाँ से एपोकार्पस और सिनकार्पस से क्वेश्चन पूछा जाता है। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है गुलाब, कमल, रेनकुलस, और सिनकार्पस का एग्जाम्पल है मटर, टमाटर और गुड़हल। तो मटर, टमाटर और गुड़हल में जो है वो अंडक क्या है? एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? मिले हुए रहते हैं, तो युक्तांडपी उनको कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको एग्जाम्पल अच्छे से याद होंगे वो उतना ही अच्छा जो है बॉटनी का पेपर करेगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो क्या पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। इसीलिए इस क्लास को आपको कम से कम 1-2 बार जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको ये सारे एग्जाम्पल याद हो जाए। अब हम बात करें निषेचन की बात क्या होता है। बीजांड से तो बीज बनता है, और अंडाशय से क्या बनते हैं? फल बनते हैं। तो फल की परिभाषा भी यही होती है कि अंडाशय से विकसित संरचना को क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। अब अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को क्या कहा जाता है? बीजांडन्यास कहा जाता है। प्लेसेंटेशन कहा जाता है। प्लेसेंटेशन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। पहला है सीमांत बीजांडन्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि एक सीवनी होती है, सीवनी पर बीजांड लगे होते हैं, और ऐसा किसमें मिलता है? मटर में। तो आपने मटर को जब छीला होगा तो आपने देखा होगा कि एक सीवनी होती है, सीवनी पर मटर के दाने लगे रहते हैं। तो और यहाँ पर एक डायग्राम भी बताया गया है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि सीमांत बीजांडन्यास कैसा होता है।
मार्जिनल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है। अब हम बात करें स्तंभीय बीजांडन्यास एक्साइल प्लेसेंटेशन किसमें मिलता है? देखिए इसमें बीजांडासन अच्छी होता है, वह बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय पर होते हैं, यानी कि बीजांड जो है वो बहुकोष्ठीय अंडाशय में पाए जाते हैं और बीच में मिलते हैं बीजांड। और ऐसा किसमें मिलता है? गुड़हल, टमाटर और नींबू में। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन का उदाहरण क्या है? गुड़हल, टमाटर और नींबू। वृत्तीय बीजांडन्यास, जब बीजांड भित्ति पर होते हैं तो वृत्तीय बीजांडन्यास कहते हैं। अंडाशय एक कोष्ठी होता है, लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो पटों में विभाजित हो जाता है। तो वृत्तीय बीजांडन्यास किसमें पाया जाता है? क्रूसीफल कुल के पादपों में, सरसों में और आर्जिमोन में वृत्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। और मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास बीजांड केंद्रीय अक्ष पर होते हैं और डायंथस और प्राइमरोज इसका क्या है? एग्जाम्पल है। प्री सेंट्रल जो प्लेसेंटेशन है उसका एग्जाम्पल क्या है? डायंथस और प्राइमरोज, दोनों इसके एग्जाम्पल। अब हम बात करें आधारी बीजांडन्यास, जब बीजांड केवल एक बीजांड हो और आधार पर लगा हो तो आधारी बीजांडन्यास कहते हैं। और इसका उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा। क्या है? सूरजमुखी और गेंदा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी प्लांट मॉर्फोलॉजी से कोई भी पेपर आता है या बॉटनी का कोई भी पेपर आता है तो प्लेसेंटेशन बीजांडन्यास से 100% क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल आपको याद रहना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार हम इन एग्जाम्पलों को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सीमांत बीजांडन्यास किसमें मिलता है? मटर में। स्तंभीय बीजांडन्यास किसमें मिलता है? गुड़हल, टमाटर और नींबू में। वित्तीय बीजांडन्यास कहाँ मिलता है? क्रूसीफर और आर्जिमोन में। मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास कहाँ मिलता है? डायंथस और प्राइमरोज। और आधारीय बीजांडन्यास मिलता है सूरजमुखी और गेंदा में आधारीय बीजांडन्यास पाया जाता है। तो इस तरह से हम बीजांडन्यास के एग्जाम्पलों को याद रखेंगे तो हम एग्जाम्पल जो एग्जाम है उसमें एग्जाम्पल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मटर में तितली के आकार का दल मिलता है। सोंकस और सूरजमुखी के रेप पुष्पक में जीव जैसा दल मिलता है, जैसे लिंगुएट या स्ट्रैप शेप्ड कहते हैं। तुलसी में बाइलेबिएट द्विओष्ठीय दल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? द्विओष्ठीय दल, दो ओष्ठ जैसे, दो होठ जैसे दल पाए जाते हैं तुलसी में। पुष्पक्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्पाइकलेट पुष्पक्रम किसमें मिलता है? दूब घास, साइनोडोन में। कैटकिन पुष्पक्रम किसमें मिलता है? कैटकिन पुष्पक्रम सहतूत में मिलता है। कैटकिन पुष्पक्रम सहतूत में मिलता है। कोरिम पुष्पक्रम चांदनी कैंडी टफ्ट में मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है आइवेरिस अमारा। मुंडक पुष्पक्रम कैपिटुलम पुष्पक्रम किसमें मिलता है? सूरजमुखी में। और कैपिटेट पुष्पक्रम किसमें मिलता है? अकेसिया में, बबूल में कैपिटेट पुष्पक्रम पाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का पुष्प वाला जो टॉपिक है उसको रिवीजन किया। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपने जड़ पढ़ा, तना पढ़ा, पत्ती पढ़ा और पुष्प पढ़ा, और उसके बाद हम बात करेंगे फल की। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे फल क्या होता है। देखिए फल पुष्पी पादपों का एक अभिलाक्षणिक लक्षण है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पुष्पी पादप है तो उनमें फल लगता है, तो फल लगना पुष्पी पादपों का एक प्रमुख लक्षण है। और फल किसे कहते हैं? अंडाशय से विकसित संरचना को फल कहा जाता है। देखिए निषेचन के बाद अंडाशय से विकसित संरचना को हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। यदि बिना निषेचन के फल का विकास हो जाए, बिना निषेचन के फल का विकास हो जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। पार्थेनोकार्पी का उदाहरण है केला, अंगूर और संतरा, यानी कि केला में, अंगूर में और संतरा में बिना निषेचन के फल का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। अब बात करें सत्य फल किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं उन फलों को हम क्या बोलते हैं? सत्य फल कहते हैं। तो अंडाशय से विकसित होने वाली संरचना को हम क्या कहते हैं? सत्य फल। जैसे एग्जांपल आम और बहुत सारे एग्जांपल है। असत्य फल इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। असत्य फल को कूट फल या सीडोकार्प कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग से विकसित संरचना को असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती। इनमें क्या होता है? पुष्पासन से फल का क्या होता है? विकास होता है। तो ये असत्य फल का उदाहरण होता है सेब और नाशपाती। इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सेब और नाशपाती में पुष्पासन से फल का क्या होता है? विकास होता है। अब हम बात करते हैं फल की संरचना कैसी होती है। देखिए फल की संरचना में अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो फल भित्ति और बीज दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फल का निर्माण करते हैं। फल भित्ति 3 स्तरों में बटी रहती है। बाह्य फल भित्ति जिसे एपिकार्प कहते हैं, मध्य फल भित्ति मीजोकार्प कहते हैं और अंत फल भित्ति को एंडोकार्प कहते हैं। तो फल की संरचना में फल भित्ति होती है और बीज होती है। इस संयुक्त रूप को हम क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। फल भित्ति 3 भागों में बटी होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत फल भित्ति। अब हम बात करें कि फल कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः फल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के।
सरल फल सिंपल फ्रूट, पुंज फल एग्रीगेट फ्रूट और सग्रंथित फ्रूट फल कंपोजिट फ्रूट। देखिए सरल फल का निर्माण एक अंडपी बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय से होता है और पुंज फल का निर्माण बहुअंडपी वियुक्तांडपी अंडाशय से होता है। यानी फलों का पुंज जैसी संरचना जो हमें दिखाई देती है उसे पुंज फल कहते हैं। एपोकार्पस ओवेरी होते हैं और संपूर्ण पुष्पक्रम से यदि फल का विकास हो तो उसे हम कंपोजिट फ्रूट या सग्रंथित फल का निर्माण कहते हैं, सग्रंथित फल कहते हैं। तो यदि सिनकार्पस ओवेरी से फल का निर्माण हो, युक्तांडपी अंडाशय से निर्माण हो तो सरल फल, और वियुक्तांडपी एपोकार्पस ओवेरी से यदि फल का निर्माण होता है तो पुंज फल कहते हैं उसे, और यदि संपूर्ण पुष्पक्रम से फल का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सग्रंथित फल या कंपोजिट फ्रूट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें सरल फल कितने प्रकार का होता है। सरल फल दो प्रकार का होता है, शुष्क फल ड्राई फ्रूट और गूदेदार फल या मासल फल सक्लेंट या फ्लैसी फ्रूट इसको कहते हैं। देखिए शुष्क फल की जो फल वृत्ति होती है वो शुष्क होती है और कुछ समय बाद ये फट जाती है, और जबकि गूदेदार फल की जो फल वृत्ति होती है मासल होती है और 3 स्तरों में विभाजित होती है और यह फटती नहीं है। अब जो शुष्क फल है वो स्फुटन के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, स्फुटनशील, अस्फुटनशील और विदुर फल। स्फुटनशील फल को संपुट फल भी कहते हैं, कैप्सूल फ्रूट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फल वृत्ति जो परिपक्व होने पर क्या हो जाती है, फट जाती है, इसीलिए इसको हम स्फुटनशील फल कहते हैं। अस्फुटनशील फल एक्केनियल फल कहते हैं इसको, फल वृत्ति फटती नहीं है और बीज फल के अंदर ही रहते हैं, तो उस ऐसे फलों को हम बोलते हैं अस्फुटनशील फल। और विदुर फल या विपाटन फल साइजोकार्पिक फ्रूट या स्प्लिटिंग फ्रूट जिसे कहते हैं, कि फल परिपक्व होने पर एक बीज पत्री फलांशों में टूटता है, यानी एक बीज पत्र के फल के जो भाग होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनमें एक एक बीज पत्र में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। तो अब हम बात करेंगे शुष्क फल के, ये स्फुटनशील फल कौन कौन से होते हैं, अस्फुटनशील फल कौन कौन से होते हैं और विदुर फल कौन कौन से होते हैं। देखिए शुष्क फल को 3 भागों में बांटा जाता है, स्फुटनशील, एक्टिनियल, अस्फुटनशील और विदुर फल। स्फुटनशील जो होते हैं परिपक्व होने पर फल वृत्ति फट जाती है। यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेग्यूम या पोड या शिम्ब यानी फली जैसी आकृति में होते हैं, फैबेसी कुल दाल कुल के पादपों में। फॉलिकल जो फल होते हैं, फॉलिकल आक और सदाबहार में। सिलिक्यूआ फल होते हैं जिसमें आवासी पट पाया जाता है, जैसे हम रेपलम कहते हैं, ये मिलता है क्रूसीफेरी में। सरसों में मिलता है सिलिक्यूआ, सरसों में कौन सा मिलता है, सिलिक्यूआ फल। और कैप्सूल फल जो संपुट जो कैप्सूल फल है वो मिलता है धतूरा, कपास, भिंडी, अफीम, यूकेलिप्टस में। और सिलिक्यूला मिलता है कैप्सेला और चांदनी में। चांदनी का वैज्ञानिक नाम होता है आइबेरिस अमारा। क्या नाम होता है, आइबेरिस। तो कैप्सूल फल जो है 5 प्रकार का होता है, लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिक्यूआ, कैप्सूल और सिलिक्यूला। तो संपुट जो है 5 प्रकार के होते हैं। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखें। देखिए इनको 1-2 बार हम एग्जाम्पल को रिवाइज करेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्टिनियल फल, अस्फुटनशील फल में। इसमें आता है एकीन। एकीन में फल में केवल एक बीज होता है जो फल वृत्ति से पृथक रहता है, और इसका एग्जाम्पल है गुलाबांस और क्लीमेटिस। गुलाबांस को मिराबिलिस जलापा कहते हैं और मिराबिलिस जलापा को 4 ओ क्लॉक प्लांट कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी आया है कि 4 ओ क्लॉक प्लांट किसे कहते हैं, तो मिराबिलिस जलापा को 4 ओ क्लॉक प्लांट कहते हैं। अब बात करते हैं कैरियोप्सिस फल के बारे में। कैरियोप्सिस फल में फल वृत्ति बीजावरण से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, और ऐसे फल को हम ग्रेन या दाना कहते हैं, और यह ग्रेमनी कुल के पादपों में होता है, गेहूं, मक्का और चावल में। इसमें होता है गेहूं, मक्का और चावल में। आगे हम बात करें नट फल के बारे में। नट फल में फल वृत्ति बीजावरण से पृथक रहती है, और इसका नट का उदाहरण है सिंघाड़ा, लीची और काजू। इसका उदाहरण कौन सा है, सिंघाड़ा, लीची और काजू नट फल का उदाहरण है। अब हम बात करें समारा फल के बारे में। देखिए समारा फल में फल वृत्ति पतली व पंख के समान होती है, जो प्रकीर्णन में क्या करती है, सहायक होती है। समारा फल के एग्जाम्पल है चिलबिल, होलोप्टेलिया और एसर और माधवीलता, हेप्टेज समारा फल के एग्जाम्पल है। और एक फल होता है सेमेरॉयड। देखिए सेमेरॉयड जो फल है वो साल में मिलता है, किसमें मिलता है, साल में मिलता है। तो समारा और सेमेरॉयड दोनों अलग अलग हैं, तो सेमेरॉयड जो फल है वो मिलता है साल में। सिप्सेला फल के बारे में बात करते हैं। सिप्सेला फल में चिरलग्न यानी बहुत लंबे समय तक बाह्य दल रोमनुमा संरचना पेपस में परिवर्तित हो जाता है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एग्जाम्पल। और पेपस पाया जाता है सूरजमुखी और गेंदा में। कंपोजिटी कुल के पादपों में पेपस पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कंपोजिटी कुल के पादपों में पेपस पाया जाता है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एकीन, एकीन फल का उदाहरण क्या है, गुलाबांस, क्लीमेटिस। गुलाबांस को मिराबिलिस जलापा कहते हैं, जैसे 4 ओ क्लॉक प्लांट। कैरियोप्सिस का उदाहरण है गेहूं, मक्का और चावल, ग्रेमनिकुल। और नट के उदाहरण है सिंघाड़ा, लीची, काजू।
और समारा के उदाहरण है चिलबिल, एसर और माधवीलता। और सैमेरॉयड का उदाहरण है साल। और सिप्सेला का उदाहरण है कंपोजिटिकुल, जिसमें पेपस पाया जाता है, सूरजमुखी और गेंदा। अब हम बात करते हैं बिदुर फल के बारे में। देखिए बिदुर फल में पहला टाइप है क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प क्या होता है कि परिपक्व होने पर फल जो है दो फलांशों में टूट जाता है और पुष्पासन के किनारे से यह जुड़ जाता है। इसे कार्पोफोर कहते हैं, फलधर कहते हैं। और यह फलधर की जो व्यवस्था है वो अम्बली फेरी कुल के पादपों में पाई जाती है, सौंफ, धनिया और गाजर में। मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है और पीजीटी का एग्जाम है उन सब में क्या है, अम्बली फेरी कुल जो सौंफ, धनिया, गाजर में यह क्रीमोकार्प फल पाए जाते हैं। अगला जो फल है वह है कार कार्सिरुलस कार्सेरुलस। फल परिपक्व होने के बाद एक बीज फलांशों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और ये इसका उदाहरण क्या है, लेबिएटिकुल। लेबिएटिकुल में कौन सी आती है, तुलसी। तो देखिए एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि तुलसी कौन से कुल में आती है, लेबिएटिकुल में आती है। और मालवेसी कुल का कौन सा एग्जाम्पल है, हॉलीहॉक, जैसे एल्थिया हम कहते हैं। रेगमा फल किस में मिलता है, अरंडी में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखें। और लोमेंटम फल पाया जाता है इमली, छुईमुई, मूंगफली और बबूल में लोमेंटम फल पाया जाता है। देखिए लोमेंटम फल में क्या होता है कि फली में गांठें सी बनती चली जाती हैं लोमेंटम फल में। तो लोमेंटम फल का उदाहरण है इमली, छुईमुई और मूंगफली और फल। तो इस तरह से हमने शुष्क फल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मासल फलों के। अब हम बात करते हैं मासल फल या गूदेदार फल के बारे में। इसमें आता है अस्टिल फल, ड्रुप के उदाहरण है आम, बेर, नारियल, आडू, अखरोट और बादाम। ये ड्रुप फल के उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ड्रुप फल के एग्जांपल परीक्षा में पूछे जाते हैं। पीपो फल पाया जाता है कुकुरबिटेसी कुल में, जिसमें आते हैं खीरा, तरबूज, खरबूज और लौकी। पॉम फल पाया जाता है सेम और नाशपाती में। पॉम फल किसमें पाया जाता है, सेब और नाशपाती में पॉम। और बात करें बेलेस्टा बेलेस्टा फल पाया जाता है अनार में। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बेलेस्टा फल किसमें मिलता है, अनार में बेलेस्टा फल मिलता है। बेरी फल, सरस फल मिलता है टमाटर, केला, बैंगन, अमरूद, अंगूर और चीकू, सुपारी में बेरी फल पाया जाता है। और हेस्पेरिडियम फल मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है ये, तो इसको आप याद रखें। रूटेसी कुल के पादपों में पाया जाता है, जिसमें संतरा, नींबू आते हैं। हेस्पेरिडियम फल जो है वो किसमें पाया जाता है, रूटेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। तो सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्लांट मॉर्फोलॉजी के जितने भी टॉपिक है वहां से एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं और टॉपिक भी पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स को आप बार बार एक दो बार यदि हम इसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो इनको एक दो बार रिवाइज जरूर करें। देखिए पुंज फल या समूह फल का किसे कहते हैं, एग्रीगेट फल या एटीरियो फल कहते हैं। देखिए अस्टिल फल का यदि पुंज फल है तो उसे एटीरियो ऑफ ड्रुप फल कहते हैं। इसका एग्जांपल है रूबुस। एकीन का पुंज फल क्लीमेटिस, कमल, गुलाब, रेननकुलस, स्ट्रोबिस एकीन का पुंज फल होता है। फॉलिकल का पुंज फल किसे कहते हैं, कैलोट्रोपिस, सदाबहार, विंका, चंपा, मैग्नोलिया। फॉलीफल का फॉलिकल का जो है पुंज फल है। तो देखिए फॉलिकल संरचनाएं आपस में जुड़ी हुई जैसी दिखाई देती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुंज फल कहते हैं। और सरस फल का ये पुंज फल का उदाहरण है शरीफा। क्या है, शरीफा। तो एक बार इन एग्जांपल को हम रिवाइज। अस्टिल फल अस्टिल फल का पुंज फल जो है वह है रूबस। एकीन का पुंज क्लीमेटिस, कमल, गुलाब, रेननकुलस, स्ट्रॉबेरी। फॉलिकल का पुंज आक, सदाबहार, चंपा, मैग्नोलिया। और सरस फलों का जो पुंज है वह है शरीफा। अब हम बात करते हैं सग्रंथित फल, जिसमें संपूर्ण पुष्पक्रम फल में विकसित होता है। देखिए सग्रंथित फल में पहला है साइकोनस फल। उस फल को कहते हैं जो है एस्पिरिडियम हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है। और इसमें रिसेप्टेकल, मासल व खाने योग्य हो जाता है। इसमें इसका उदाहरण है अंजीर, पीपल, बरगद। साइकोनस का उदाहरण देखिए, सबसे ज्यादा पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सग्रंथित फलों से। अंजीर, पीपल, बरगद जो है वो साइकोनस फल का उदाहरण है। और इसमें कौन कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला जो फल है वह है सोरोसिस फल। सोरोसिस फल का उदाहरण है अनानास, पाइनएप्पल, कटहल, जैकफ्रूट और सहतूत सोरोसिस फल का उदाहरण है। अब देखिए इस तरह से हमने फलों के प्रकार के बारे में जाना। अब हम एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि फलों का खाने योग्य भाग कौन कौन सा है। तो देखिए अनानास का जो फल का खाने योग्य भाग है वह है पुष्पी अक्ष, सहपत्र और परितल पुंज, पेरियंथ। कटहल का खाने योग्य भाग है सहपत्र, परितल पुंज और गूदेदार बीज। इसमें चिरलग्न वर्तिकाग्र आपस में जुड़कर कांटेदार छिलका बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सहतूत का जो खाने योग्य भाग है वह है
क्लेसी पेरियंथ यानी मांसल परितल पुंज सहतूत में खाया जाता है। सीताफल में पेरिकार्प बाह्य फल भित्ति खाई जाती है। संतरा नींबू में रसयुक्त एंडोकार्प के रोम खाए जाते हैं, अंतः फल भित्ति के रोम खाए जाते हैं। और नारियल की बात करें तो नारियल में जो पतली परत होती है वह बाह्यफल वित्तीय होती है, रेशे मध्यफल वित्तीय होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नारियल के रेशे कैसे होते हैं, मध्यफल वित्तीय। और जो नारियल का कठोर भाग होता है वो अंतःफल वित्तीय होती है। नारियल में जो खाना योग्य भाग है वह है एंडोस्पर्म होता है। काजू में बीजपत्र खाया जाता है। लीची में मांसल एरेल खाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लीची में क्या खाया जाता है, एरेल। आम में मध्यफल वित्ती खाई जाती है, मीजोकार्प। अखरोट में बीजपत्र खाया जाता है। केला में मीजोकार्प और एंडोकार्प खाई जाती है। और अंजीर में मांसल रिसेप्टिकल्स खाए जाते हैं। अंजीर में क्या खाया जाता है, मांसल रिसेप्टिकल्स अंजीर में खाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ फलों के जो खाने योग्य भाग हैं उन सब के बारे में बात की। अब हम सबका समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, समरी के रूप में देखें तो फलों को 3 भागों में बांटा, सरल सरल फल, पुंज फल और सग्रंथित फल। सरल फल को 2 भागों में, ड्राई फ्रूट और गूदेदार या मांसल फल। अब ड्राई फ्रूट को 3 भागों में, स्फुटनशील, अस्फुटनशील, विदुर फल। स्फुटनशील में लेग्यूम या फली या सिम्ब का उदाहरण लेग्यूमिनेसी कुल, फॉलिकल का उदाहरण आक व चंपा, सिलिक्यूला का उदाहरण क्रूसीफेरी फल, सिलिक्यूला का उदाहरण आइबेरिस और कैप्सेला, और संपुट का उदाहरण भिंडू, धतूरा, कपास और अफीम, पोस्त जिसे हम कहते हैं अफीम। स्फुटनशील फल में एकीन, एकीन का उदाहरण क्लीमेटिस, कैरियोप्सिस का उदाहरण पोएसी या ग्रेमिनिकुल, नट का उदाहरण काजू, सिंघाड़ा, लीची और ओक, और समारा का उदाहरण चिलबिल, और सिप्सेला का उदाहरण कंपोजिटिकुल। विदुर फल का जो फल का प्रकार है क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प अम्बलीफेरिकुल में पाया जाता है। और कार्सेरुलस जो फल है लेबिएटिकुल, मालवेसिकुल में। और डबल समारा एसर्व माधवीलता में। और रैग्मा अरंडी फल, अरंडी में रैग्मा पाया जाता है। और लोमेंटम फल जो अमलतास, इमली, चुईमुई और मूंगफली में। गूदेदार फल में अष्टिल फल, आम, बेर, नारियल, अखरोट। एम्फी सरका, बेल और कैथ में। पीपो, खीरा, खरबूजा, ककड़ी और लौकी में। और पोम पाया जाता है सेब, नाशपाती में। पेलोस्टा पाया जाता है अनार में। और सरल फल बेरी पाया जाता है या बक्का, अंगूर, टमाटर और केला, अमरूद में बेरी पाया जाता है। और हेस्पिरिडियम, एस्पिरिडियम पाया जाता है तुम्हारा नींबू, संतरा, मौसमी और चकोतरा में। और अगर हम बात करें पुंज फल में तो अष्टफल फल का पुंज रसभरी में, एकीन का पुंज कमल, गुलाब, स्ट्रॉबेरी में, फॉलिकल का पुंज आग, चंपा, सदाबहार में, सरस फलों का पुंज शरीफा और पॉलीएल्थिया में। अगर हम सग्रंथित फल की बात करें तो साइकोनस फल मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइकोनस फल, अंजीर, अंजीर, पीपल, बरगद में। और सोरोसिस फल पाया जाता है अनानास, कटहल और सहतूत में। तो इस तरह से हमने फलों के जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ा। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और फल वाला जो फ्रूट वाला जो चैप्टर है वो 1-2 बार रिवाइज करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ेंगे तो आपका जो परीक्षा में जो भी आने वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से आएगा, और हमने बहुत शॉर्ट तरीके से इसको रिवाइज किया। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हम प्लांट मॉर्फोलॉजी के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बीज, सीड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीड क्या होता है। देखिए, सीड के बारे में यदि हम जानें तो बीज की उत्पत्ति बीजांड से होती है, और बीज में 2 संरचनाएं होती हैं, बीज आवरण, सीड कोट, और भ्रूण। भ्रूण में एक मूलांकुर होता है, एक भ्रूणीयक्ष होती है, एक बीज पत्र या 2 बीज पत्र होते हैं। तो देखिए, एक बीज पत्र वाले पौधे कौन कौन से हैं, गेहूं व मक्का, ग्रेमिनिकुल के पादप। और 2 बीज पत्र वाले पौधे कौन कौन से हैं, चना व मटर यानी फैबेसी कुल के पादप 2 बीज पत्री वाली पौधे हैं। अब हम बीज की संरचना के बारे में बात करें कि बीज की संरचना कैसी होती है, तो अलग अलग संरचना के बारे में बात करेंगे। द्विबीजपत्री पौधों के बीज की संरचना और एक बीजपत्री पौधों के बीज की संरचना। सबसे पहले हम बात करें द्विबीजपत्री पौधों के बीज की संरचना में सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो बीज आवरण होता है, सीड कोट कहते हैं उसको। बीज आवरण बीज की सबसे बाहरी परत है। इसमें 2 सतह होती हैं। कौन कौन सी सतह होती हैं, 2, बाहरी सतह और भीतरी सतह। बाहरी सतह कठोर होती है जिसे बीज चोल टेस्टा कहा जाता है, और भीतरी सतह जो होती है आंतरिक पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे टैगमैन कहा जाता है। भीतरी सतह को बोलते हैं टैगमैन। तो टेस्टा भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है, टेस्टा। बीज, द्विबीजपत्री बीज में वह स्थान जहां से बीज फल से जुड़ा रहता है उसे नाभिका हाइलम कहते हैं, और हाइलम के पास छोटा सा छिद्रनुमा संरचना होती है जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं।
अब हम बात करें कि बीज में क्या होता है। भ्रूण भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष होती है और दो बीज पत्र होते हैं। देखिए, भ्रूणी अक्ष में एक संरचना ऊपर की ओर होती है जिसे प्रांकुर प्लीम्यूल कहा जाता है, और नीचे की ओर होती है रेडिकल मूलांकुर कहा जाता है। इसके जो मध्य नुकीला भाग होता है उसको हाइपोकोटाइल, और प्रांकुर का मध्य नुकीला भाग होता है उसे एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल से तो प्ररोह विकसित होता है और हाइपोकोटाइल से जड़ विकसित होती है। जड़ विकसित होती है। अब देखिए, बीज पत्रों में भ्रूणपोष पाया जाता है। अब भोजन संग्रह करने वाला जो ऊतक होता है भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है। अब सामान्यतः जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान जो भ्रूणपोष है उसका उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन कुछ पौधे जो होते हैं वो भ्रूणपोषी होते हैं, जिनका भ्रूणपोष का उपयोग नहीं किया जाता। तो देखिए, अभ्रूणपोषी पौधों में कौन कौन से हैं। चना, सेम, मटर अभ्रूणपोषी पौधे होते हैं, क्योंकि इनमें भ्रूणपोष पतला होता है। और भ्रूणपोष जिनमें पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधे, तो वह है अरंडी। अरंडी में गूदेदार भ्रूणपोष पाया जाता है। अब हम एक बीज पत्री बीज की संरचना के बारे में बात करें, तो एक बीज पत्री जो बीज होता है वह भ्रूणपोषी होता है, लेकिन ऑर्किड में अभ्रूणपोषी बीज बीज पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? अभ्रूणपोषी। अगर हम एक बीज पत्री बीज की बात करें, तो इसके जो बाहरी आवरण होता है वह बीजावरण होता है, और इसमें भ्रूणपोष पाया जाता है। भ्रूणपोष की जो बाहरी परत होती है वह एल्यूरोन की परत होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और ढाल के जैसे आकार का बड़ा बीजपत्र पाया जाता है। इस बीजपत्र को हम स्कूटेलम कहते हैं। तो ग्रेमिनी कुल के पादपों में स्कूटेलम पाया जाता है। तो स्कूटेलम बीजपत्र को कहा जाता है। बीजपत्र को क्या कहा जाता है? स्कूटेलम। अब इसमें देखिए, ऊपर की ओर विकास करने वाली संरचना प्ररोह बनाने वाली संरचना प्रांकुर, और नीचे की ओर मूल बनाने संरचना मूलांकुर होती है। इन दोनों को ढकने वाली संरचनाओं को मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल कहा जाता है। तो इस तरह से जो एल्यूरोन की परत वाला जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा जाता है। एल्यूरोन की परत भ्रूणपोष की बाहरी परत होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। और स्कूटेलम किसे कहते हैं? बीज पत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक मक्के के बीज का उदाहरण बताया है कि बीच में क्या है? भ्रूण है, और उसके चारों ओर क्या है? भ्रूणपोष है। तो सामान्यतः जो मोनोकोट होते हैं, एक बीज पत्री पौधे होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? भ्रूण पाया जाता है। लेकिन ऑर्किड में क्या है? भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखें। अब हम बात करते हैं कि एंडोस्पर्म का कार्य क्या होता है। देखिए, एंडोस्पर्म का कार्य होता है विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजों में जल की मात्रा कितनी होती है? बीजों में जल की मात्रा होती है 5 से 10%। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। बीजों में जल की मात्रा कितनी होती है? बीजों में जल की मात्रा होती है 5 से 10%। अब देखिए, बीज जो है वो प्रसुप्त अवस्था के द्वारा अपने आप को लंबे समय तक जीवन छप बनाए रखते हैं। अर्थात बीज है तो जीवन है, यानी किसी पौधे का बीज है तो उसमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन वह जीवन सक्षम होते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर या अनुकूल कृत्रिम रूप से उनको उपचार करने पर उनका अंकुरण कराया जाता है, जिससे उस पौधे को पुनः हम जीवित रख सकते हैं। तो प्रसुप्त अवस्था के कारण जो बीज है या पौधा है अपने बीज के रूप में वह अपने आप को जीवित बनाए रखता है। तो प्रसुप्त अवस्था क्या होती है कि किसी भी पौधक का क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो जाना या किसी भी बीज का क्रियात्मक रूप से निष्क्रिय हो जाना प्रसुप्ति कहलाता है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसुप्ति के कारण क्या है। एब्सिसिक अम्ल, काउमेरिन, पार एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक अम्ल। ध्यान देना, दोबारा सुनिए। एब्सिसिक अम्ल, काउमेरिन, पार एस्कॉर्बिक एसिड और फिनोलिक अम्ल अंकुरण निरोधी हैं, यानी कि अंकुरण निरोधी हैं, तो ये प्रसुप्ति में क्या है? सहायक हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बीज प्रसुप्ति में कौन सा सहायक है या कौन सा नहीं है। तो आपको ये सारे याद रहने चाहिए। एब्सिसिक अम्ल, काउमेरिन, पार एस्कॉर्बिक अम्ल, फिनोलिक एसिड बीज प्रसुप्ति में क्या है? ये सहायक है। अर्थात ये अंकुरण के मतलब निरोधी हैं, यानी बीज को अंकुरित होने नहीं देते। अब हम बात करें कि यदि बीज प्रसुप्ति को भंग करना है तो किस तरीके से हम बीज प्रसुप्ति को भंग कर सकते हैं। तो बीजों को खुरचकर बीज प्रसुप्ति को भंग किया जा सकता है। कुछ बीजों को शीत उपचार मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 से 4 दिन रखा जाता है, तो उनसे उनकी प्रसुप्ति क्या हो जाती है? भंग हो जाती है, जिसके कारण वह अंकुरित हो जाते हैं। साइटोकाइनिन और एथाइलिन जो पादप हार्मोन है वह बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं। ध्यान देना, साइटोकाइनिन व एथाइलिन जो पादप हार्मोन है वह बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं। जबकि जिब्बरेलिन, एथाइलिन, क्लोरोहाइड्रिन मोस्ट इंपोर्टेंट है।
इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन थायोयूरिया प्रसुप्ति को भंग करने में सहायक है। कौन कौन से हार्मोन? जिब्रेलिन, इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन और थायोयूरिया बीज प्रसुप्ति को भंग करते हैं। और यदि बीजों को उच्च तापमान दिया जाए 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड 3 से 4 घंटे यदि दिया जाए तो भी बीजों की प्रसुप्ति को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं। बीजों की प्रसुप्ति को भंग करने के कौन कौन से साधन है? खुरचकर, शीत उपचार द्वारा, साइटोकाइन में एथाइलिन हार्मोन बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं और जिब्रेलिन, एथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन और थायोयूरिया बीज प्रसुप्ति को भंग करते हैं। उच्च तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के द्वारा भी बीज प्रसुप्ति को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। अब हम बात करें, देखिए जब भ्रूणपोष का परिवर्तन होता है तो न्यूसिलस का सामान्यतः उपयोग हो जाता है पूरी तरह से, लेकिन कुछ पौधों में न्यूसिलस बीजांडकाय झिल्ली के समान रह जाता है और इस झिल्ली के समान बीजांडकाय को परिभ्रूणपोष कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है। और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष किसमें पाया जाता है? काली मिर्च में परिभ्रूणपोष पाया जाता है। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और है कि अरंडी में बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के पास अध्यावरण से अतिवृद्धि होकर एक प्लग जैसी संरचना बनती है जिसे बीज चोलक कैरंकल कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन आता है पेपर में कि कैरंकल किसमें मिलता है? तो कैरंकल किसमें मिलता है? अरंडी में मिलता है। जबकि पेरिस्पर्म किसमें पाया जाता है? काली मिर्च में पेरिस्पर्म पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने बीज के बारे में पढ़ा। तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बीज के बारे में वो सब हमने शामिल किए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या फिर डीएसएसपी का पीजीटी टीजीटी परीक्षा है, या केबीएस एनबीएस की टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हैं और अन्य टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। जनरल साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो भले ही न देखें। तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो अच्छे से समझ में आई होगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।